शानदार मजबूती के साथ बाजार में कारोबार और बचा है दिन का आखिरी 1.5 घंटा। यही मजबूती बरकरार रहेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली? किन लेवल्स पर रखें नजर और क्या करें कल हफ्ते की एक्सपायरी की तैयारी, इसी पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि बाजार तो बढ़िया मूड माहौल में है। अब आपको इसमें क्या करना है, मिड वीक सेशन भी है, ये भी जानेंगे। बताएं अनिल जी, आखिरी 1.5 घंटे के लिए बड़ी बात है। बड़ी बात है दीप, यही है कि बाजार मजबूत खुलने के बाद एक छोटी रेंज में लेकिन मजबूती के साथ अपने आप को बरकरार रखने में कामयाब। 16,500 को हमने तोड़ा नहीं, 16,600 के पार निकलने की जल्दबाजी है नहीं, यानी कि छोटी रेंज में लेकिन आराम से काम करते हुए। बैंक निफ्टी शुरुआती उठापटक के बाद 36,000 के ऊपर बने रहने में कामयाब है और इसने भी मन बना लिया कि हमें 36,000 के नीचे नहीं जाना। ठीक उसी तरह से जैसे निफ्टी ने 16,500 के नीचे नहीं जाने का मन बनाया है। आज मजबूती आती दिखी है आईटी एफएमसीजी शेयरों से और बैंकिंग शेयरों से। यहाँ पर अच्छा एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। मेटल्स भी आज हैं मजबूत। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें तो 50 अंक मजबूत है इस वक्त और यूरोप के बाजार भी 1/4% मजबूत है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं शांत, स्टडी, मजबूत, स्टेबल, अच्छा ट्रेडिंग सेशन। अच्छा ट्रेडिंग। और कोई एडजेक्टिव्स हैं तो बता दीजिए। बाकी इतने याद आ रहे हैं मुझे अभी तक। और थोड़े ऐड कर देंगे जैसे जैसे दोपहर प्रोग्रेस करेगी। बट अच्छी बात है अनिल जी कि हमने देखा एक अटेम्प्ट भी था 16,600 का, बट ये 16,500 के ऊपर बाजार बरकरार है। इनफैक्ट 16,550 के ऊपर ही हमने ज्यादातर ट्रेडिंग सेशन बनते हुए देखा। तो लेवल्स अच्छी तरह बाजार होल्ड कर रहा है। बिल्कुल दीप, और डेटा भी लगभग इसी तरह के बनते हुए दिख रहे हैं। मैं थोड़ी देर में आपके सामने विस्तार से रखूंगा। जो डेटा है 16,500, 16,600 न 16,600 के पार जाने की हड़बड़ी और जल्दबाजी है, न 16,500 के नीचे गिरने की कोई ऐसी दिक्कत जैसी नज़र आ रही हो। बाकी आप देखिए ग्लोबल मार्केट से भी अगर आप संकेत लेना चाहें, पहली चीज़ अमेरिका में शुक्रवार को तेज़ी, सोमवार को मंदी, मंगलवार को फिर से बड़ी तेज़ी, आज बुधवार ऑल्टरनेट डे के हिसाब से या फिर जो भी हो। और डाउ फीचर्स भी आपको बड़े शांत दिख रहे हैं, हरे निशान में, लेकिन बहुत उठापटक नहीं दिखा रहे। और आजकल डाउ फीचर्स पे भरोसा कर भी नहीं सकते। डाउ फीचर्स जैसे होते हैं उसके मुकाबले में पता नहीं किस तरह का सेशन बनेगा, वो एक अलग बात है। दूसरा, करेंसी आपकी स्टेबल है। कच्चा तेल आपका लगभग वही 106, 107 के आसपास है। तो ग्लोबली कोई बहुत बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है ट्रिगर्स में। हमारे अपने ट्रिगर्स के हिसाब से देखें, तकनीकी तौर पर बाजार बेहद मजबूत है, लगातार बढ़त पे बढ़त बना रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी बात यह कि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर जो कम हुआ है, बाजार उसे एंजॉय कर रहे हैं। आज के सेशन में अगर आप एक चीज निकालना चाहें जो आपको थोड़ी सी खले या फिर जो जिसकी ये कहते हैं कि मतलब पार्टी तो की मजा भी आए, एक चीज की कमी रहेगी। वो एक चीज की कमी है कि आज जो इतना बड़ा 200 पॉइंट का गैप मिला ना, ये कमी है। जितने कम गैप के साथ ऊपर आते उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। सो हम खुले बहुत ज्यादा गैप से, लगातार 2 दिन से जो हमारी तेजी बन रही, ज्यादा गैप से नहीं बन रही। और कल तो देखिए नीचे भी खुले 100-125 पॉइंट। वैसा तो खैर नहीं होना था आज 750 पॉइंट की तेजी के बाद, लेकिन आप बंद हुए थे 350 पर। 350 से सीधा आप 550 के आसपास खुले और 500 का लो बनाए। तो ये 150 पॉइंट की जो बीच में जगह छोड़ के आया ना, ये कहीं न कहीं मतलब है ना, आपके बैक ऑफ द माइंड ये दिमाग में रखती कि कभी वापस वहां आया तो गैप भरने की जरूरत हो रही है। लेकिन फिर भी कब आएगा नहीं आएगा पता नहीं, जब आएगा तब आएगा। लेकिन तब तक एक चीज पक्की, अगर आएगा तो खरीद नहीं है, अगर आएगा तो खरीद नहीं, ये कंफर्ट है। तो उस लिहाज से बने रहें। थोड़ी देर में 2:30 बजे हम विस्तार में डेटा में और डिस्कशन करेंगे, लेकिन तब तक रुझान तेजी की तरफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, मुझे जो चाहिए 36,100 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, 36,083 प्रिसाइजली। सुबह बोल रहे थे आप इसे। इसके आसपास ऊपर कहीं भी क्लोज कर दी, यहीं पे भी बंद कर देना तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे लिए एक अच्छे ब्रेकआउट के बैंक निफ्टी पे जो मुझे और 500-700, 800 पॉइंट की जगह चाहिए, वो मिल जाएगी, वो बन सकती है। चलिए ठीक है, तो नजर है उन लेवल्स पर। अच्छे एक्शन है, अच्छे लेवल्स बाजार होल्ड कर रहा है। आइए देखते हैं डेटा भी क्या कहेगा, थोड़ी देर में स्ट्रैटेजी भी लेंगे। जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बाजार में इस समय जो आपको एक्शन दिखा रही हैं। कुशल और वरुण इस समय तैयार है हमारे साथ। कुशल, पहले आप बताइए, गुड आफ्टरनून, क्या है ट्रिगर्स?
गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से अभी और नंबर्स आने बाकी हैं, तो इंडसइंड बैंक के साथ साथ विप्रो पोस्ट मार्केट अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा और साथ ही एफएनओ स्पेस से हैवेल्स, ओएफएसएस, साथ ही टाटा कम्युनिकेशन और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजों पर आज आपको नजर रखनी है। कल के दिन में भी एफएनओ स्पेस से काफी सारी कंपनियां हैं, कैनफिन होम्स, एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, पीवीआर, एसआरएफ, आरबीएल बैंक और साथ ही इंडिया मार्ट, इंटरमेश अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही क्विक हिल की तो नतीजों के साथ साथ बाईबैक पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। सीएसएल फाइनेंस, इसकी लिस्टिंग होगी एनएससी पर, ऑलरेडी ये बीएससी पर लिस्टेड है। साथ ही काफी सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे, जिसमें एलएनटी, टेक महिंद्रा शामिल हैं और हिंदुस्तान फूड्स अपने स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट कल होगी उसकी। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप और जापान पर फोकस रखिए। सबसे पहले तो ईसीबी का ब्याज दरों पर आंकड़ा आता हुआ दिखेगा और साथ ही जापान, यहां पर भी ब्याज दरों का जो फैसला है कल के दिन में ही आएंगे। हांगकांग के सीपीआई डेटा पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। 22 जून शुक्रवार निफ्टी से अल्ट्राटेक सीमेंट और जेएसडब्ल्यू स्टील समेत बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने नंबर्स पोस्ट करेंगे और साथ ही एफएनओ स्पेस से अतुल लिमिटेड, एचडीएफसी एएमसी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कोफॉर्ज और बंधन बैंक के भी नंबर्स आएंगे। स्पाइस जेट पर भी नजर रखिए। 22 जुलाई से ये 26 नई घरेलू उड़ानें भी शुरू करते हुए नजर आएंगे और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। बजाज कंज्यूमर, कल्याणी स्टील, गुडियर इंडिया के जैसे शेयर और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान का जो सीपीआई आंकड़ा है जून महीने का, उस पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं और नतीजों के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हफ्ता है। आइए जानते हैं कुछ नतीजे जो ऑलरेडी आ चुके हैं और साथ ही कुछ और खबरें भी। वरुण है हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो कुछ कैश की कंपनियों के नतीजे आए हैं। सबसे पहले तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर, मुनाफा जो है 57 करोड़ से घटकर करीब 19 करोड़ के आसपास आया है। एबिटा मार्जिन जो है 27.1% से गिर के 7.3% पे आए हैं। कंपनी की जो आय है 231 करोड़ से घटकर 190 करोड़, यानी कि कमज़ोर नतीजे हैं। स्टाइलम इंडस्ट्रीज़, मुनाफा 14 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ पे है, लेकिन मार्जिन जो है 21% से घटकर करीब 15% पे आया, यानी कि ऑपरेशनली थोड़ा वीक है। राणे इंजन वर्ल्ड, यहाँ पे घाटा जो है 5.8 करोड़ से घटकर 3.1 करोड़ पे है, लेकिन अभी भी घाटा है। आय में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स खासकर जो है उनमें आप आज थोड़ी हलचल देख रहे हैं, क्योंकि सर्विस चार्ज से जुड़ी जो गाइडलाइंस है उन पे दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। हालांकि इन्होंने कहा है कि सर्विस चार्ज देना जो है वो ग्राहक की मर्जी पे रहेगा, लेकिन काफ़ी सारे और जो नियम है वो इन्होंने थोड़े बहुत ट्विक किए और कहा है कि अगली सुनवाई जो है वो 25 नवंबर को होगी। वही मारुति सुजुकी, यहाँ पे नजर रखेगा। 25 नवंबर? हाँ, 25 नवंबर ही दिया है। सर्विस चार्ज की 25 नवंबर? 25 नवंबर। अभी जुलाई चल रहा है, पता ना आपको? हाँ नहीं पता है, जो डेट मेरे पास आई है मैं वही बता रहा हूँ। पक्का ढंग से देखो। अरे नहीं, ढंग से देख रहा हूँ। सुनवाई नवंबर 4 बार मैंने भी देखा बोलने का। अच्छा, मैं चाहिए तो फिर से एक बार रीचेक करूंगा। कर ही लो। हाँ। 25 नवंबर मतलब जुलाई के बाद सीधे सुन लो 25 नवंबर। हाँ, मतलब नहीं करना। और तब तक क्या है, हमारी मर्जी होगी तो सर्विस चार्ज देंगे। हाँ वो तो ये है। इनफैक्ट अमरीश जब लिंक भी कर रहे थे तब मैंने उनको सुना था, ये कह रहे थे कि जो आप ग्राहक की मर्जी पे चलेगा सर्विस चार्ज लेना है कि नहीं देना है, वो है। और जो टेक अवेज है उन पे तो आप सर्विस चार्ज लगा ही नहीं सकते। अच्छा। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके पहले जो डिसीजन आया था कि आप सर्विस चार्ज बिल्कुल नहीं लगा सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा क्योंकि सरकार का ये लेकिन स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो हाई कोर्ट कैसे बोल रहा है कि ये बात ही लॉजिक? एनआरएआई जो है इन्होंने हाँ। एक्चुअली याचिका दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में जाके कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अलावा। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस पर करी थी, तो आई थिंक वो फिर क्यों आशुदा? टेक्निकली उस पर गए। ये मतलब सर ये जो रेस्टोरेंट लॉबी है ना सर, मेरे तो मतलब बहुत क्लोज है। अच्छा, और तो मतलब समझाओ फिर इनको। सर वो समझाओ। वो तो सर मुझे यूज करके आपके पास आना चाहते थे प्रेजेंट करने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं जानता। नहीं जानता। ना हमने तो बड़ी मुहिम चलाई है। आप तो एंटी थे, वो मुझसे मतलब विंडो चाह रहे थे, मतलब कि मैं वो मतलब प्रेजेंट करना चाहते थे। ना क्योंकि नहीं, बिल्कुल उसका स्वागत है, ऐसा नहीं है। देखिए मतलब हम किसी के विचारों से सहमत हो ना हो, लेकिन लोकतंत्र में और मीडिया में ये बात जरूरी है कि सबके विचारों को सुना नहीं, ये जाए। बिल्कुल ठीक बात है सर। उनके तर्क भी बहुत अच्छे थे और अगर मौका मिलेगा तो मैं मतलब एक आपका, क्योंकि गोवा में आपको पता ही है। और सर गोवा से याद आया, आपको पता है डेल्टा क्यों नहीं चल रहा? क्यों? अब डेल्टा सर मतलब एक बात बताओ, चैनल चेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एनालिस्ट की है। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल एंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो पूरा गोवा घूम के आ गया। मैं ऐसे एंकर डेल्टा नहीं गया, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एनालिस्ट की है, रिस्पॉन्सिबल एंकर की नहीं है। ऐसा एंकर जाके करेगा भी क्या जो ढंग से चैनल चेक न कर पाए? अगर जाके खाली देख के आ जाए, खेले ना, खाए पिए ना। सर सब करवा देते एक बार बताते तो सही है। बहुत गलत बात है। आज पता चला कि 4 दिन हो गए डेल्टा क्यों नहीं चल रहा। मुझे तो आज भी, अभी आपने बोला तो पता
पता चला कि एंकर कहाँ थे। मुझे तो ये भी नहीं पता। चलिए, अच्छी बात ये है कि अगर ग्राहक की मर्जी है तो ही देना होगा, राइट? अब ग्राहक की मर्जी से देना होता तो फिर ये नियम लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेस्ट चीज बताऊं, सबसे ज्यादा जो डिसिप्लिन क्राउड भी है बोथ साइड्स ऑफ द टेबल, सबसे पहले बॉम्बे के रेस्टोरेंट ने हटाया है। ये बात तो है, बॉम्बे वाले मतलब बॉम्बे थोड़ा मतलब जो ग्रेस है ना, हाँ, लो बाइंडिंग, हाँ, मतलब जो ग्रेस है, मतलब हमने कोविड में भी बहुत सारे कंडक्ट्स में देखा ओवरऑल, मतलब सबसे पहले, बाकी सब तो मतलब लाल पीले हो रहे थे, बट बॉम्बे में मैं तो 3-4 जगह गया लास्ट वीक में, सब ने सर मतलब रिलीजियसली हटा दिया था। परफेक्ट, डन। बताएं बाकी की खबर। ओके, बाकी अनिल जी, मारुति सुजुकी यहाँ पे इन्होंने ग्रैंड विटारा जो है वो लॉन्च कर दी है। एक बार टैंक भरने पे आप 1200 किलोमीटर तक जा सकते हैं और जो फ्यूल एफिशिएंसी है 28 किलोमीटर पर लीटर की है। रेमंड मुकुर अग्रवाल जी ने यहाँ पे 0.1% हिस्सेदारी खरीदी है, शेयर होल्डिंग में यह आया है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस लोन टैप के साथ इन्होंने को लेंडिंग करार किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए करार किया गया है। ब्लॉक डील्स काफ़ी सारी हुई हैं, सेल, ट्राइडेंट, MRPL, ONGC, इनमें 30 से 35 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। अंबुजा सीमेंट, HDFC लाइफ और ITC में 8 से 10 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारी खबरें जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। ये तो लीक हो चुका कि आशु सर स्टूडियो में हैं, ठीक है। हाँ, सर बाकी लोगों का आधा पौना घंटा चाहिए था, बाकी लोगों का स्वागत तो कर दूं। सर मैंने कहा वहां पे हो ही नहीं सकता। मतलब आज तो इतना टाइम चाहिए था कि मैंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आज तो मैं विश कर रहा था कि मतलब दीपांशु भी इधर उधर हो जाए थोड़ी देर के लिए। मतलब इतना टाइम चाहिए सर। थैंक गॉड आपने दीपांशु का ही बोला है, मैंने कहा आप इधर उधर हो जाओ, मैं और दीपांशु चर्चा कर लेंगे। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं। आशु सर का तो हो ही चुका है। कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर, संदीप वागले साहब, किरण जी, सचिन जी, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। समझ तो गए होंगे आप, आशु सर हैं शो पर और वो भी स्टूडियो में है। हाँ बंसल जी जल्दी से बोल दो जो बोलना है, बाद में पता चला 3:30 बजे नंबर आया आपका। देखिए अनिल जी, मेरे को तो दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, तो सामने अनिल जी टीवी बंद है, बारिश होता ही टीवी उड़ जाता है। अच्छा, तो आशु जी, अनिल जी, आशु जी की आवाज में आज वो करंट नहीं है अनिल जी, मुझे समझने में 5 मिनट लगे कि आशु जी बोल रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कौन सा आपके यहाँ नया जी बिजनेस का एंकर आ गया है जो बोल रहा है। तो अनिल जी 5 मिनट लगे। आशु जी तबीयत वही आपकी मतलब की हेल्थ स्वास्थ्य सब ठीक है आशु जी? वो करंट नहीं है आशु जी आपकी बात में, मतलब कि बिना देखे ठीक है, पहचान ही नहीं पाया आपकी जो नॉर्मल। अरे बता रहा हूँ बंसल जी, अरे सुनो तो सही बंसल, अरे बंसल जी सुनो सही, सब कुछ ठीक है। बड़े बड़े एंकर्स के साथ में बैठते थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, समझा करो बात। अनिल जी मतलब हैट्स ऑफ टू राकेश जी कि जो हल्का सा भी गला नासाज है उन्होंने पकड़ लिया सर। मतलब ये प्यार है सर, ये प्रेम है, प्यार है बिल्कुल। तो राकेश जी मतलब टीवी पे सर आप देख नहीं रहोगे, सैल्यूट कर रहा हूँ आपको। जी जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कुछ प्यार मुझे भी इजहार करना है अनिल जी। करो करो। तो ये है पहला सवाल, ये है कि अनिल जी आपको खुश होना चाहिए आज। आशु जी ने अभी अभी कहा कि डेल्टा का सारा चेक जो है वो एनालिस्ट को नहीं, कुछ एंकर को भी करना है, यानी कि अनिल जी वो अपने आप को एनालिस्ट और आपको एंकर मानते हैं अभी भी अनिल जी। तो अनिल जी इससे आपको खुशी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। दूसरी बात अनिल जी ये है कि आज अनिल जी बुधवार को ये बिना अपनी जैकेट के आए हैं, तो कैजुअल शर्ट में आशु जी आए हैं, तो अनिल जी थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। कल थर्सडे अनिल जी, तो ये टाई से छुटकारा मिलेगा अनिल जी कल सभी को। ओके, तो मतलब ये चाहते हैं कि मैं आपकी खिंचाई करूं कि आप नहीं सर, खिंचाई नहीं अलाउ करो सर, आपको दे फ्राइडे ड्रेसिंग ये चाहते हैं, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, वो तो वो चाहते हैं, इनके चाहने से नहीं कुछ होता। ओके चलिए बढ़ते आगे और बाजार पर करते हैं फोकस। 200 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। आपके लिए हीरो या जीरो देना था, थोड़ा बढ़ गया सर। शुभ काम में देरी कैसी, बिगुल हीरो या जीरो का ढूंढ के निकालिए। आमतौर पर गुरुवार सुबह सुबह होता है हमारे पास, गुरुवार के दोपहर में भी होता है, ज्यादातर उस वक्त यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, अभी भी किया जा सकता है। आशु सर के लिए बिगुल हीरो या जीरो। बिगुल कितना जोरदार है आशु सर, ये मतलब ऐसा बिगुल सुनने 3-4 हीरो या जीरो निकल जाए एक साथ। अनिल जी देखिए, मार्केट अंडर करंट पॉजिटिव है, टोन भी पॉजिटिव है। जितने स्टॉक्स पिछले हफ्ते 10 दिन में अनिल जी जिसकी जहां बात हुई सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन अनिल जी एक ऐसा टाइम आ गया कि अब ना प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेनी चाहिए। मतलब एक आखिरी 100 पॉइंट है तो मुझे लगता है कि थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। अब आखिरी 100 किसी को और को कमा लेने दो, अगर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हो सकता है आपको 100-200 पॉइंट करेक्शन से बचा ले। तो अनिल जी हमने अभी ना 15,500 की पुट
मतलब भाव बता रहा हूँ अनिल जी, 35 से 40 बढ़ के नहीं लेनी है। 4 बार 45 गई है, 4 बार 36 भी गई है। अभी हम बात कर रहे थे तब भी 38 थी। अपनी बातों में खो गए अनिल जी। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि राकेश जी कुणाल जी के बात कर रहे थे या टाइम ले लिया, हम खुद ही बात कर रहे थे। तो अनिल जी 15,500 की पुट 0 या 0, हाँ 16,500 की, सॉरी ना आपका ऐसा निकल जाता है, वो आ भी जाता है, इसलिए पहले करेक्ट करवा लेना। 500 की पुट अनिल जी 35 से 40 के बीच में लेनी है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस और हमारा 80 से 90 रुपए का टारगेट है। व्यू यही है अनिल जी कि एक बार करेक्शन देखिए अनिल जी, इस हफ्ते अगर आपको ध्यान हो तो मैं कह रहा था, बार बार रिमाइंड कर रहा था, इतने लो विक्स पे ये जो ऑप्शंस बेच रहे हैं ना अनिल जी, ये सब फंसेंगे। आज देखो 300% कॉल के रेट बढ़े अनिल जी, सब ट्रैप हो गए। अब जब ऐसा बढ़ता है ना अनिल जी, स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। फिर एक डर के बाद ना आदमी कहता है कि यार काट लो यार, अब पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि दिन है। तो अगर आज मेरे हिसाब से काफी सारी शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो आपने भी आइडेंटिफाई किया था। अगर वो हो चुकी है तो यहाँ से 100-150 पॉइंट 400-450 तक एक बार निफ्टी आ सकता है। ये पुट 80-90 रुपए हो सकती है। तो अनिल जी ये पुट 10 रुपए का स्टॉप लॉस और कल के लिए ये हीरो या जीरो ट्रेड है। और बाकी अनिल जी जितने वेदांता, रिलायंस, IEX, एक अनिल जी आपको ध्यान हो, परसों मैंने क्या बोला था, स्टेट बैंक अगर 10 को बोलेंगे 2 लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा 10 को बोलेंगे 5 लेंगे, करेक्ट, PNB 10 को बोलेंगे 12 लेंगे। अब देखिए PNB वहीं का वहीं है, स्टेट बैंक ऊपर, कैन बैंक ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर। इसलिए अनिल जी बहुत बड़ा डिसिप्लिन लाइफ में सीख लिया। और बार बार बोलता हूँ, छोटा शेयर लेना ही नहीं है। जितना मर्जी ब्रेकआउट दिखे, एक आंख से दिखे दूसरे से बंद कर देता हूं मैं तो। क्या बात है सर, गजब। लेकिन अनिल जी बहुत सारे एनालिस्ट का सपोर्ट भी तो करना पड़ता है। मतलब पुराने ग्रजेस होते हैं वो भी तो मिटाने पड़ते हैं अनिल जी, सबका साथ दे दे के इनके साथ भी हो, इनके साथ भी हो, इनके साथ भी हो, इनके साथ भी हो। बहुत ही बढ़िया। चलिए ये है आपके लिए हीरो या जीरो ट्रेड। एक पुट खरीदे 16,500 का और 35-40 रुपए में मिलेगा। कल की एक्सपायरी वाला है ये, ध्यान में रखें। धमाकेदार शुरुआत की है आज की शो की। सबसे पहले इस वक्त आइए बढ़ते आगे। ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी खबर, लेकिन ब्रोकर्स के लिए खराब, आफत वाली। और हर एक ब्रोकर की, उस ब्रोकर की जो कि वायदा कारोबार का सदस्य है, डेरिवेटिव सेगमेंट का, उनके लिए खबर बेहद काम की है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और सारे आप जितने एक्सपर्ट्स हैं, आपके क्लाइंट्स, आपके जो भी जिनको आप कॉल्स देते हैं या जो ब्रोकिंग फर्म्स में हैं, उनको ये खबर बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ब्रोकर्स के लिए थोड़े से फटके लगने वाले मामले हैं। अच्छा, हाँ सुनिएगा क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश बताइए, ब्रोकर्स के ऊपर थोड़ी आफत आने की तैयारी में? ऑर्डर से तो लग रहा है। किसका ऑर्डर है बताइए जरा विस्तार से। बेसिकली सेबी की चिट्ठी गई है 15-20 दिन पहले, और जिसमें ये कहा है कि अक्टूबर 2021 से लेकर और जून एंड तक जितना भी आपने मार्जिन शॉर्टफॉल पर पेनल्टी लगाई है, सारा का सारा क्लाइंट को वापस करना है। सारा का सारा? सारा का सारा मतलब अगर आपने, आपके क्लाइंट ने पीक मार्जिन मेंटेन नहीं किया तो उस पर पेनल्टी लगी होगी। हाँ। और वो पेनल्टी ब्रोकर ने क्लाइंट से ली होगी, क्योंकि मार्जिन तो उनका है। बिल्कुल। वो लेके एक्सचेंज को दे दी होगी। करेक्ट, यही है ना मेथड? बिल्कुल। सर ब्रजेश तो मरवा देगा हमारे को। हाँ वही तो कभी अच्छी खबर लाता ही नहीं है सर, 80% नेगेटिव। इसलिए तो रखा है इनको। कहना ये है कि पेनल्टी, कहना ये कि पेनल्टी ब्रोकर पर है, क्लाइंट पर नहीं है। सेबी रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन ये है। अच्छा, पेनल्टी ब्रोकर पर है, क्लाइंट पर पेनल्टी नहीं है। वैसे तो आप ले क्यों रहे हो? ये जो फाइनल पॉइंट है ना वो यही था, यही है फाइनल पॉइंट यही है। ओह, और ये पहले से कुछ नया नहीं है। जो मार्जिन, जिन चीज़ों की मार्जिन अलाउड है आप वहां ले सकते हैं, जैसे एडिशनल मार्जिन वगैरह है, उन सब चीज़ों पे आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे अपफ्रंट मार्जिन है, इसमें कोई शॉर्टफॉल है तो वो आपकी जिम्मेदारी क्लाइंट पर आप पास ऑन नहीं कर सकते हैं। इसमें जो दिक्कत वाली है, प्रैक्टिकल दिक्कत भी जो लोग बता रहे हैं वो ये है कि जैसे अगर क्लाइंट ने चेक दिया, चेक 4 दिन बाद रिटर्न हो गया, तो ब्रोकर तो ने गुड फेथ में लिया चेक, करेक्ट, लेकिन 4 दिन बाद उसको नहीं मालूम है कि इसका चेक रिटर्न हो सकता है, ठीक है, या ऐसी कोई नौबत आ गई, तो उन सिचुएशन में क्या होगा? मतलब ये होगा कि ब्रोकर बोलेगा चेक से काम करना ही नहीं है, सीधा कैश चाहिए, लिक्विड चाहिए, वो लाइए, फिर आप सौदा कीजिए। नहीं, कैश तो मतलब कैश तो कैसे लेगा? मतलब पहले आप बैलेंस बना के रखो तो होगा। हाँ, आप चेक, इससे एक ये डर हो सकता है ब्रोकर्स को कि चेक से काम करना कम कर दें।
या बंद ही कर दें। मतलब आपके भरोसे पे नहीं कि भाई आप ये बोलोगे कि चलो ठीक है, मतलब चेक आ गया है तो मेरे पास में एक तरह से एज गुड एज लाइक पैसा है, हाँ। और उसके सामने अगर मैं दे रहा हूँ, बहुत बार आपको तो क्लाइंट बोलते ही होंगे ना, बोलते हैं सर, ये ले है ना भाई चेक है ना यार, झगड़ा करते हैं कि मतलब हमारा चेक है, इतने 10 साल का रिलेशनशिप है, कभी आज तक बाउंस नहीं हुआ, ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, तो क्या मानना पड़ता है सर? लेकिन उसमें कितने लोगों के चेक बाउंस होते हैं? हार्डली किसी के होते होंगे। नहीं ये वो बात ठीक है, हाँ। लेकिन ये डर तो आएगा कि मैं इसके चेक लेकिन ले आप रहा ये कह रहे हो कि अगर चेक दिया हुआ है, आपने चेक की एंट्री कर ली, लेकिन अगर अकाउंट में बैलेंस उस दिन क्लियर नहीं है तो शॉर्टफॉल माना जाएगा और उस पर भी पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी ब्रोकर को भरनी है। ब्रोकर कह रहे हैं इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ब्रोकर ये कह रहे हैं कि हमने गुड फेथ में ले लिया चेक, हाँ, कि इसका तो कभी डिफॉल्ट होता नहीं है, डिफॉल्ट हो गया तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? डिफॉल्ट होने का परसेंटेज तो मुश्किल से बहुत कम होगा, लेकिन 2% भी नहीं होता। कम होगा, लेकिन कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल दिक्कत है जो सोचा जाना चाहिए। हाँ, ओके, बट ये बड़ी चीज है कि अगर पेनल्टी किसी भी तरह की लग भी रही है और वो अगर पेनल्टी ब्रोकर को देनी है तो ब्रोकर्स के लिए तो भारी, और जो पुरानी उन्होंने वसूली है क्लाइंट से वो एक्सचेंज को ब्रोकर भरेगा। हाँ, लेजर में जो मतलब डेबिट हुआ होगा वो क्रेडिट हो गया। आशीष सर क्या कहेंगे आप? सर ब्रजेश को हटा दो एक ब्रजेश जी सर, मैं आपको ये स्टोरी करने के बाद आप चले जाइएगा। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज मेरे यहाँ आने का कारण सबसे बड़ा जो था ना, मतलब वो जो कल आपने शो किया है ना अनिल जी, मतलब इतना अमेजिंग है, और वो मेरे को पर्सनल लेवल पे अनिल जी इतना बेनिफिशियल रहा है, इतना बेनिफिशियल रहा है कि मतलब 3 साल में इतना बेनिफिट हो ही नहीं सकता। आप पूछेंगे कैसे? तो वो मैं बताता हूँ अनिल जी। पहली चीज तो अनिल जी वो तो शो था आपका। अच्छा, मेरे को कल अनिल जी एक BTST देनी थी, शाम को मैं देने लगा, आपको मैसेज करने लगा, आपने कहा सबको दिखाओ किस किसने शो देखा। मैं डर गया, आपने कहा मुझसे ना पूछ ले, तो मैंने BTST नहीं दिया अनिल जी। तो रात को घर जाके अच्छी तरह से पूरा शो देखा, 10, 20, 25 लोगों को दिखाया, और जब अनिल जी पूरा देखा तो अनिल जी इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया। तो अनिल जी मैं उस पर 2-3 मिनट ना आपसे लूंगा, और मैं पहली बार अनिल जी मतलब ये बता रहा हूँ इतना पर्सनल बेनिफिट हुआ है। मतलब मैं शायद इस मंच को यूज कर रहा हूँ एज ए ब्रोकर और प्रॉब्ली एज ए JM। हमने कभी अनिल जी कोई ऐसा मतलब कभी यूज नहीं किया, क्योंकि हमारी कैपेसिटी डिफरेंट है मतलब मार्केट के बारे में। पर अनिल जी जो आपने पॉइंट्स रेज किए ना, ये पॉइंट्स इतने तकलीफ दे हैं और इतने सेंसिटिव हैं कि हम इसको कई सालों से फॉलो कर रहे हैं। और ये जो कल विजय चोपड़ा जी ने बात बोली थी ना कि ब्रोकर्स ने किया है, तो मैं पहली बात तो हाथ जोड़ता हूँ अनिल जी कि कोई ब्रोकर कुछ ये फॉलो करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, तो मेरे को ट्रोल ना करें, मैं अपनी पॉलिसी बता रहा हूँ। अनिल जी जितना मर्जी गलत OTP आपकी कोई हैक कर ले, आउटसाइड JM DP स्टॉक जा ही नहीं सकता यहाँ से। ओके, मतलब आप जितना मर्जी हैक कर लो, एंड प्लीज हैकर्स नजर मत लगा देना, चैलेंज कर दो मुझे। आजकल तो मैं 3 चीजें बताता हूँ अनिल जी, मैंने आपकी अनिल जी आपकी सुनी और मैं बता रहा हूँ आपको। जितना मर्जी आप OTP पूरा कोई हैक कर ले, लेकिन JM के आउटसाइड DP में स्टॉक जा ही नहीं सकता, ट्रिपल चेक है। अच्छा, JM के अंदर प्लेज हो सकता है, JM में बिक सकता है, लेकिन JM के बाहर मतलब एज ए ब्रोकर बाहर नहीं जा सकता। अनिल जी ये चेक है। और मतलब थैंक्स टू योर एक्स कलीग सांजी, मतलब हमारे यहाँ इतने सारे अनिल जी हुए। दूसरी चीज जो आपने बहुत अच्छी पकड़ी कि उसको बेच सकते हैं, बेच के इलिक्विड स्टॉक ले सकते हैं, इलिक्विड स्टॉक ले सकते हैं। अनिल जी कोई उल्टा भी हो जाए, उल्टा भी हो जाए, JM में 50,000 लाख रुपए से ज्यादा 100 करोड़ से या 50 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप और इलिक्विड स्टॉक ले ही नहीं सकता। मतलब अनिल जी 3 साल से जब हम देखो अनिल जी क्लाइंट कन्वर्ट करते हैं, बाहर जाते हैं कि क्लाइंट को कन्वर्ट करना, लेके आना है। अनिल जी वो कहता है मेरा 25 लाख रुपए पड़ा है, मैं 5 लाख का अनअप्रूव्ड ये सब कचरा ले रहा हूं, मेरा पैसा मैं लुटाने को तैयार हूं, आपको कहा आपको क्या है, लेकिन अनिल जी लेने नहीं देते। अच्छा, मतलब उसका 25 लाख का क्रेडिटर 2 लाख, और जितने हमारे फ्रेंचाइजीज हैं अक्रॉस इंडिया, और वो उनके जो क्लाइंट्स कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं अनिल जी, इतनी कंप्लेंट्स है कि मैं XYZ के यहाँ ले सकता हूँ, ABC के यहाँ ले सकता हूँ, आपके यहाँ क्यों नहीं ले सकता? अनिल जी इतना फ्रस्ट्रेट होता था। रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट है। और अनिल जी मतलब हमारी इंटरनल इतनी मतलब ये 3 साल में फ्रस्ट्रेटेड रहा हूं इस चीज के लिए, अगर जब वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? कल आपके शो के बाद ऐसे लगा कि मतलब जो तपस्या होती है ना 3 साल की, वो पूरी हुई। तो अनिल जी आप JM में आप जितना मर्जी कर लो, जो बेच के नहीं ले इसमें सकते। एक चीज है जो आपने पहला बोला कि JM की DP के बाहर नहीं जा सकते, इन्होंने DP के बाहर नहीं निकाला, ओके, उन्होंने उसी अकाउंट में बेच दिया। हाँ, बेचने के बाद अनिल जी जो आपने दूसरी चीज बोली कि या तो लॉस ले ही नहीं सकता, या तो कोई मतलब 1 करोड़ का ही माल बेचेगा ना तो 1 लाख का स्टॉक शायद ले पाए, शायद। वो एक अच्छा चेक है। वो मतलब जब तक HO में फोन नहीं करेगा, अपना बताएगा नहीं, हम देखेंगे नहीं कौन सा स्टॉक क्या लिक्विडिटी, ले ही नहीं सकता। तीसरा चेक जो अनिल जी आपने बोला कि इलिक्विड ऑप्शन, अनिल जी दूर की ऑप्शंस
और इलिक्विड ऑप्शंस बैन रहती हैं हमारे यहाँ। और ये भी एक नई चीज है कि मतलब जिसको मैंने बहुत मतलब फेस किया रैत कि यार उस ब्रोकर के यहाँ खुली होती है, उसके यहाँ मैं ट्रेड कर सकता हूँ, आपके यहाँ क्यों नहीं कर सकता। तो अनिल ये 3 चीजें कल जब आपने की ना, इतना मजा आया, कैसे लग रहा था कि मैं जो 3 साल की वो फ्रस्ट्रेशन ऑब्लिक तपस्या है वो रिजल्ट लेके आई और आज मतलब मैं कह सकता हूँ। तो अनिल जी आज मैं मतलब ऑनेस्टली जेएम के बिहाफ पे ये कह पा रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, थैंक्स टू यू एंड प्रॉब्ली नहीं ये अपने अपने लेवल पे जिसको जो समझ में आए, लेकिन वो साइबर सिक्योरिटी वाले चेक जो आपने बोला अनिल जी ब्रोकर सब कर सकता है, इंटेंट होनी चाहिए, बिजनेस लॉस होता है इन चीजों से। देखो कुछ लोगों करेज होनी चाहिए जी करने की, नहीं करने का इंटेंशन है, कुछ लोगों को पता नहीं कि ये करने की जरूरत है। तो आई एम श्योर कि जब हमने ये इतना बड़ा ऑपरेशन डीमेट डाका किया है तो उसके बाद कई ब्रोकर को ये समझ में आ गया कि अब करने की जरूरत है, और काफी लोग करेंगे भी। और नहीं काफी लोग करते भी होंगे अनिल जी, काफी लोग करते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ जेएम करता है। आई नो फ्यू ब्रोकर जो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बट देयर आर मेनी जो नहीं करते, क्योंकि मैं ग्राउंड पे जाता हूँ और अनिल जी मतलब क्लाइंट मुझे अनिल जी को कहता है मेरा पैसा 25 लाख का क्रेडिट पता है, मैं जलाऊं आग लगाऊं, आपको क्या मैं लेना चाहता हूँ। अनिल जी आंसर नहीं होता बोलने के लिए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसी में एक डेटा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो ये जो आप देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त, ये तस्वीरें कल मुंबई पुलिस की तरफ से रिलीज हुई हैं, मुंबई पुलिस के हैंडल पर रिलीज हुई। आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने, आशीष जी देखिए, जिन लोगों ने ये सारा मामला देखा है उन्हें अरेस्ट किया गया है। और साइबर क्राइम मानना पड़ेगा, मुंबई की साइबर क्राइम पुलिस ने बहुत फास्ट, बहुत क्विक एक्शन। नहीं बहुत अच्छा है अनिल जी, ये बहुत जरूरी है, मतलब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अनिल जी बैंक का तो सारा ध्यान रख लेते हैं किसी ना किसी तरह से, लेकिन ये वाली चीज थी। और देखो ये सारा काम जो हुआ है 25 मई से लेके 8 जून के बीच में हुआ है मैक्सिमम, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 15 जुलाई 20 जुलाई के आसपास ही जाकर हुआ है, लेकिन हुआ तो सही। जब भी नहीं तो शायद और लंबा चलता, होता नहीं होता, लेकिन कल मैटर उठाने के बाद में महीने सवा महीने बाद भी कम से कम ही हुआ तो, क्योंकि हमारे पास भी मैटर आने के बाद हमें 5 7 8 दिन लग गए। ओके। और वो इसलिए लगे कि आप जब अगर किसी आप इस लेवल का अगर आपको ये ऑपरेशन करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो मेहनत लगती है, आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, लोगों को तैयार करना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्योंकि आप किसी पे आरोप लगाओ तो गलत नहीं लगा सकते। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, तीनों जो हमारे यहाँ आए, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, जो पीड़ित है उनको बहुत मुश्किल से हमने तैयार किया, वो आने को तैयार ही थे। अच्छा। हाँ, आप देखिए वो बोले कि नहीं हमें डर लगता है, हम नहीं आएंगे। ये उनको ये समझाना पड़ा कि हम हैं आपके साथ में, चिंता मत कीजिए। फिर भी नाम नहीं उन्होंने अपने रखे हैं, दो ने मास्क भी लगाए, करेक्ट, उनकी मर्जी से हम आइडेंटिटी नहीं बता, ठीक है। जी मैं तो मास्क भी लगाता, पहचान लेते हैं, थोड़ा बचा लेना मेरे को। आप तो कहाँ बचोगे, आप तो रोज वाले हैं। लेकिन ये है, एक डेटा और मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ, आप दर्शकों के साथ भी, कि कल ऑपरेशन डीमेट डाका जो हमने किया, जरा ट्विटर के मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ। करीबन 4 करोड़ इंप्रेशंस आए हैं कल के शो के, 4 करोड़ इंप्रेशन, अनबिलीवेबल है ये मतलब इससे आप इस पूरे ऑपरेशन की सीरियसनेस को समझिए। लगभग 28-29 लाख रीच दिखा रहा है। मेरे ख्याल से अब तक हमने जितने ऑपरेशंस किए उनमें से सबसे हाईएस्ट। मेरा क्वेश्चन यही था, इससे पहले अनिल जी कभी आए थे इतने? क्या इतने, मतलब मेरे ख्याल से ऑपरेशन मार्केट माफिया में भी काफी आए थे, लेकिन ये आई थिंक हाईएस्ट ही होने चाहिए। अनिल जी इसमें पता क्या है, सारी फ्रेटर्निटी मैंने देखा है, ये मतलब हमारे ग्रुप्स जो इतने हैं, कॉर्पोरेट्स में डिस्कशन हो रही थी अनिल जी, क्लाइंट्स में तो होती है या वो है, इसमें ऑल कॉर्पोरेट्स वर डिस्कसिंग। इट वाज मतलब इस 12 ग्रुप है हमारे अनिल जी, जो मतलब उनमें 10 में ये आपका इंटरव्यू फ्लोट हो रहा था। मतलब इतना ज्यादा फर्स्ट टाइम मैंने, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि बड़े बड़े ब्रोकर्स, HNI इन्वेस्टर्स, साउथ बॉम्बे में रहने वाले, लुटियंस दिल्ली में रहने वाले लोगों को डर लगा कि हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये और पर्पस डराने का नहीं, पर्पस लोगों को जागरूक करने का है। चाहे एज एन इन्वेस्टर हम जागरूक हों, चाहे एज अ ब्रोकर आप लोग जागरूक हों। तो चलिए, ये सारा का सारा आप लोगों ने इतना पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश, आप हमें डरा चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ट्रेडर्स के लिए राहत की खबर कि जो कुछ भी चार्जेस उनके लगे हैं, आप चाहे तो अपने ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि जो हमें चार्जेस लगे हैं, देखिए ऐसा नहीं सब आ जाएंगे। ये तो देखो जो है वो है, फैक्ट है। और ब्रजेश, पक्की चिट्ठी गई है ना? हाँ, जरूरत होगी तो मैं चिट्ठी की कॉपी मंगवाऊंगा आपसे। देखो हमारे रिपोर्टर्स काम मजबूत करते हैं पक्का। देखो ये तो अगर सेबी का नियम है तो है, और सेबी ने अगर चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि ये चार्जेस ब्रोकर को भरने तो भरने हैं। और अगर जैसा आप कह रहे हैं, आशीष सर ने कहा भी कि ब्रोकर्स को पहले से पता था कि उन्हें भरने, तो फिर भी उन्होंने नहीं लिए। नो डाउट एक बिजनेस डिसीजन होता है, लेकिन अब जो भी है वो बढ़िया। आइए बढ़ते आगे जल्दी से, एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल।
गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का स्टॉक है, बाय करने की सलाह है डिक्सन टेक्नोलॉजी में। 39.23 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इधर बाय करने की सलाह है। 3870 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर में, और मेरा टारगेट 1 से 1.5 हफ्ते का वक्त देना पड़ेगा। मेरा टारगेट है 4380 4400 का, यानी इधर से 400 रुपए के ऊपर के मूव्स देखने को मिलेंगे। 480 का मूव है, 480 रुपए का। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो 1:9 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, और जो पैटर्न बना शोल्डर कहते हैं। तो मेरा मानना है कि आजकल में अगर 4000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो 4400 के टारगेट्स एकदम सील्ड देखने को मिल जाने चाहिए। मेरा मानना है कि सिर्फ आज और कल में 4000 क्रॉस कर लेना चाहिए, और फिर देखिए किस तरीके से ये स्टॉक भाग लेता है। तो 4000 के पार जाने की तैयारी में 4380 4400 के टारगेट्स डिक्सन टेक पर आ सकते हैं। ये है आपके लिए किरण जी की तरफ से राय। स्टॉक पर रखिए नजर, मूवमेंट भी आ रहा है इसमें। आइए, सेठी साहब भी हमारे साथ है तैयार, और करते हैं उनका स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, एक्शन वाला बाजार है, बताएं सर क्या करना है इसमें। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल बहुत ही दमदार बाजार है, और पिछले 2-3 दिनों में तो एक दमदार तेजी हुई है। और पिछले कुछ दिनों में, मतलब हफ्ते 10 दिन से जो भी स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, चाहे वो कैश मार्केट के स्टॉक्स है या F&O के स्टॉक्स है, सब में ऑलमोस्ट टारगेट्स अचीव हुए हैं, और टारगेट्स के काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दीपांशु, आज 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के, जिसमें खरीदारी करनी है। प्लीज बताएं। जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है कंट्रोल प्रिंट, जो कि अभी 447 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग कोडिंग और मार्किंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, जो कि बार कोडिंग में काम आता है। अब जो लीगल रिक्वायरमेंट हो गई, उसकी वजह से इनके बिजनेस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। ये भारत की एक अकेली डोमेस्टिक प्लेयर है। दुनिया में 4 प्लेयर्स हैं जो चारों भारत में प्रेजेंट होंगे, बट इंडिया की ये अकेली कंपनी है, और 18.5% इसका मार्केट शेयर है। फिर कंपनी ने एक टेक्निकल टाई अप किया हुआ है जर्मनी की कंपनी के साथ और एक स्पेन की कंपनी के साथ। और रिसेंटली इन्होंने एक नीदरलैंड्स में भी एक कंपनी बाय द नेम ऑफ मार्क प्रिंट, उसको एक्वायर किया है। मार्क की क्लाइंट लिस्ट है जैसे गोदरेज है, HUL है, ITC, टाटा स्टील, हिंडाल्को। जून क्वार्टर के नतीजे कल आ गए, नतीजे बहुत ही शानदार थे। 8 करोड़ के सामने 11 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया कंपनी ने जून क्वार्टर में, और बाकी रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं। 17% के रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19%, जीरो डेट कंपनी, और FIS DIS भी अराउंड 20.9% स्टेक ओन करते हैं। तो इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 465 का, स्टॉप लॉस रखना है 440 रुपए। तो ये है आपके लिए कंट्रोल प्रिंट, जहां पर आप करके चल सकते हैं। 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, तो प्लीज आप मेरे को उनसे बात करने दीजिए 1 मिनट। एड्रेस दे दूं? नहीं, एड्रेस नहीं सर, ऑन एयर ही ढूंढ रहा हूँ मैं। ओके जी। मतलब मैं सर शेट्टी जी को मैंने जब भी देखा है, ये खुद तो डालते हैं अरमानी और हुगो बॉस, हाँ। और हमारे को अनिल जी रोज पीटर इंग्लैंड वो 12 ब्रांड जो आके बोल देते हैं ये, मतलब ये क्या चाहते हैं, मतलब अनिल जी मुझे सब, और पूरे के पूरे अनिल जी, मतलब स्टॉक के बारे में कम बात होती है, तो वो पीटर इंग्लैंड से चालू होते हैं और रैल्फ लॉरेन तक जाते हैं, 12 ब्रांड रोज आके बोलते हैं। अब हमारे को स्टॉक याद नहीं रहे, ब्रांड याद हो गया है, तो आप क्या और खुद ये कुछ और डालते हैं। अगर वो स्मोक ना करे, ड्रिंक ना करे, तो ITC और USL रिकमेंड भी ना करें। ये देखो, जी पहनने वाले की बात, ये तो इंडिविजुअल चॉइस है, उनकी पसंद का बिल्कुल सब बात किया जाए। सेठी साहब, कभी कभी दूसरे वाले भी पहन लिया कीजिए, और अगर आपको लगता है वो पहनने हैं आपको दूसरे जो आशु जी ने रिकमेंड किए हैं आपको, तो मैं आशु जी की तरफ से एक पर भिजवाने का प्रबंध आपको करता हूँ। आशु जी जो ब्रांड आप पहनाना चाहें। नहीं, पीटर इंग्लैंड जो ये बोल रहे हैं वही भेजेंगे ना इनको, फिर देखते हैं कैसे डालेंगे ये, हुगो बॉस उतार के कैसे डालते हैं पीटर इंग्लैंड, देखता हूँ मैं। बताए सर दूसरी पिक आज की। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू अनिल जी। बट बाकी वैन ह्यूसेन है, लुई फिलिप है, इनके फॉर्मल शर्ट जब फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं तो उनमें काम आते हैं, तो अनिल जी यूज करते हैं इन ब्रांड्स को भी। बाकी इस स्टॉक को मैंने 2 बार रिकमेंड किया है, ज्यादा बार नहीं किया है, बट अच्छी कंपनी है, और रिकमेंड करने के बाद लोगों के पैसे बन रहे हैं तो अच्छा ही है। मैंने 253-54 में रिकमेंड किया, 265-66 तक के हाइस करे इसने 2 दिन में। बाकी अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है वो भी एक रेपिटेटिव स्टॉक होगा, काफी बार मेरे रडार पे आता है। स्टॉक अभी बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गया है। त्रिवेणी टर्बाइन, जो कि 164 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है।
एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। और मुझे लगता है ये जो केपेक्स वाली कंपनीज है, जैसे बड़ी में हम देख रहे हैं सीमेंस, एबीबी और वगैरह सब में तेजी है, एलएनटी में तेजी है, वैसे ही मुझे लगता है जो छोटी साइज की जो केपेक्स वाली कंपनियां हैं, जैसे त्रिवेणी टर्बाइन एक हो गया, फिर अनूप इंजीनियरिंग है, एआईए इंजीनियरिंग को भी कई बार मैं कवर करता हूं, बहुत ही दमदार कंपनी। और इनमें सब में मुझे लगता है एक बहुत अच्छी तेजी आने वाले दिनों में मिलेगी। एक तो इनके जो कॉस्ट है उसमें भी फर्क पड़ा होगा मेटल्स के दाम कम होने से, स्टील के पर्टिकुलरली। बाकी कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग ग्रुप की कंपनी है जो कि इसमें 21.85% स्टेक ओन करती है। और ये कंपनी स्टीम टर्बाइन की इंडस्ट्री लीडर है, 60% इसका मार्केट शेयर है। ग्लोबली प्रेजेंट कंपनी 70+ कंट्रीज में कंपनी ऑपरेट करती है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। और फिर एफआईआईज डीआईज भी देखेंगे तो अराउंड 27.8% स्टेक ओन करते हैं। मार्च क्वार्टर बहुत ही अच्छा था, 33 करोड़ का पैट था, 19 करोड़ के सामने पिछले साल। और रिटर्न रेशियोज है 22-23% के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21%, एक जीरो डेट कंपनी। और सबसे अच्छी बात है अपने जो हाइज है 230-40 के हाइज थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल्स पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 175 रुपए का, 160 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए त्रिवेणी टर्बाइन, जहां पर आप करके चलते हैं खरीदारी। तो 2 कैश कॉल्स आपके लिए, कंट्रोल प्रिंट और त्रिवेणी टर्बाइन, यहां पर रखें फोकस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन पिक्स शेयर करने के लिए। आइए चलते हैं सचिन जी के पास और लेते हैं उनकी कॉल। बिगुल BTSTT। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर खरीदारी करनी है FCX के फ्यूचर्स में। यहाँ पर एक काफी बड़े डिग्री पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है। लगभग अपने प्रीवियस मंथ हाइज को के लेवल्स ये निगोशिएट कर रहा है। जिस तरीके से ब्रेकआउट शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है लगभग 1540 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड भी हो सकती है पोजिशनली। बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से, ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 1460 का टारगेट होगा। खरीदारी करनी है MCX में फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1380 पे। MCX पर करें खरीदारी और स्टॉक में भी आप बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। डेज हाई पर है 1400 के पार इस समय MCX। आइए अनिल जी से भी लेते हैं उनकी स्ट्रैटेजी और जानते हैं इस समय डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है बिगुल मार्केट स्ट्रैटेजी का। सर डाउ फ्यूचर्स उतना एक्टिव नहीं था जितना हमें फर्स्ट हाफ में दिख रहा था, बट अभी थोड़ा टाइम है अमेरिकी बाजार खुलने में, तो देखते हैं तब तक क्या होता है। बट हाँ, डाउ फ्यूचर्स हल्की अब गेंस दिखा रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, 1/4% ऊपर है। कल की अच्छी तेजी के बाद अभी भी पॉजिटिव एक्शन है। यूरोप में भी ठीक ठाक एक्शन है, कल अच्छी तेजी बनी थी, पॉजिटिविटी है। 1/4% तक ऊपर आपको यूरोप के बाजार दिख रहे हैं। कच्चा तेल 106-107 के करीब ही मंडरा रहा है। रुपया हमने देखा आज लगभग सपाट ही रहा है, एटलीस्ट डॉलर के फिसलने के बाद रुपया थोड़ा स्टेबल आपको इस समय दिख रहा है। और एशिया के बाजार आज अच्छे रहे, एशिया इनफैक्ट काफी मजबूत था। बताएं सर क्या करना है हमें? क्या करना है? इंतजार। किस चीज का? 2 लेवल का। पहला लेवल है 16,500, यही मेक और ब्रेक लेवल है जी। 3:05 तक 16,500 आपको होल्ड करना है। बार बार 16,500 के नजदीक जाके नॉक नीचे जाऊं क्या, ऐसा मार्केट वहां जाके पूछता है और निफ्टी बोलता नहीं अभी नहीं, थोड़ा बाद में आना, वैसा वाला हाल है। वापस ऊपर आता है, 16,500 के नजदीक आता है, फिर वहां से ऊपर आता है। क्यों 16,500 मेक और ब्रेक है? 1,08,00,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में है 16,500 के पुट पर, जिसमें से 1,04,00,000 आज ही जुड़े, आज ही, मतलब पूरा 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट आज ही आ गया। तो ये सारे के सारे ऑप्शन राइटर जो हैं 16,500 के पुट पर जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई आज की है। इसलिए अब बचे हुए समय में आपको 16,500 अगर आपने दिन भर नहीं तोड़ा है तो 3 बजे तक प्लीज मत तोड़िएगा, नहीं तो त्राहिमाम होगा। पहली चीज। ठीक है। ऊपर कितना जा सकते हैं? ऊपर आप 16,600 के पार नहीं जाएंगे, ये बात भी निश्चित है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,600 पर है, 96 लाख शेयरों का, लगभग 1 करोड़, वो भी। सो बराबरी की आपकी बैलेंसिंग की है। 16,500 के पुट पर 46 लाख शेयर है, 16,550 पे, और 16,550 के कॉल पर भी 48 लाख शेयर। तो ज्यादा संभावना ये दिख रही है कि 16,550 के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश निफ्टी आज करे। ठीक है, न इसके ज्यादा ऊपर न इसके ज्यादा नीचे, लेकिन 3 बजे तक, 3:05 तक 16,500 को तोड़ा तो आप 50 से 75 पॉइंट के लिए तैयार हो जाइए। तब ये 16,425, 450 पे जाकर रुकेगा। और अगर 16,600 तोड़ा ऊपर की तरफ तो 16,650, 16,675 आज ही आखिरी आधे घंटे में हो जाएगा, किसी एक तरफ मूव आए तो। लेकिन वो मूव आने की संभावना कम दिख रही है। अगर वो मूव आया
तो इस वजह से नहीं आएगा कि हमारी पोजीशन क्या बनी है। अगर वो मुंह आया किसी एक तरफ पलड़ा घूमना है तो वो डाउ फ्यूचर्स घुमाएगा। 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स आपका ऊपर है, अगर 150-200 पॉइंट ऊपर गया तो आप 16,600 की तरफ भाग जाएंगे और उसे पार करने की कोशिश करेंगे, और वो हो ना हो। लेकिन अगर 50 से 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे हो गया तो आप 16,500 तोड़ देंगे और तब आपको जो गैप फिलअप करना है 425-450 पे आ जाएगा। तो डाउ फ्यूचर्स पे नजर रखते हुए आपको तुरंत स्विफ्ट डिसीजन लेना होगा, क्योंकि ये लेवल टूटने के बाद वो नीचे के लेवल में आने में वक्त ज्यादा नहीं लगाएगा, क्योंकि आज आप हेवी होके बैठे हैं। बिल्कुल। और पुट कॉल रेशियो आपका ये बता रहा है 1.49 का दीप पिछले 2-3 महीने में किसी भी सीरीज में 1.49 का पुट कॉल रेशियो नहीं हुआ। लास्ट 3 में तो आप ओवरबॉट हो गए। मैं 3 दिन से बहुत चिल्ला जाएगा, एक तरफा तेजी में बोल भी रहा हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार निफ्टी मुझे ओवरबॉट दिखा है। तो इसलिए अगर लॉन्ग पोजीशन है रखिए, कोई अभी तक ऐसा सिग्नल नहीं आएगा आप छोड़ के भाग जाएं। आप डिसिप्लिन के साथ रखिए। डिसिप्लिन ये कि मुझे 16,500 के नीचे अगर निफ्टी जाता तो मुझे लॉन्ग नहीं रहना है, एक बार मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना, मैं वापस नीचे आएगा 350-425 की रेंज में, 450 की रेंज में, तब खरीदूंगा। बस इतनी सी बात है। और अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे 50-100 पॉइंट 150 पॉइंट की मुझे तो नहीं करनी इतनी टाइमिंग, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी करे। और 16,600 के पार आज निकलता है तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग और करेगा, और जब शॉर्ट कवरिंग करेगा तो हो सकता है आपकी पोजीशन कम होकर पुट कॉल रेशियो आपका सेटल हो जाए, तो भी ठीक है। या तो 16,600 के पार 3 बजे के पहले निकले, और नहीं तो फिर एकदम आपको नीचे में ये ध्यान रखना। हमारे लिए अब से लेके क्लोजिंग तक एक ही लेवल 16,500, बस इसी पे नजर रखनी और कुछ नहीं। एक नज़र 16,500 पे, एक नज़र डाउ पर। अनिल जी बहुत बढ़िया जो आपने ये इंटरप्रिटेशन की है ना, एक्सीलेंट। जो अपना हीरो या जीरो है ना अनिल जी, इसलिए है एग्जैक्टली यही चीज़ है कि जो ये अनिल जी पहले तो कॉल वालों को मारा, जो मैं बोल रहा था कि 300% बढ़ा दिया। अब क्या होता है अनिल जी, कॉल राइटर्स होते हैं ना, वो कॉल नहीं कवर करते, अनिल जी, वो पुट बेच देते हैं, कि मतलब पुट बेच देते हैं, मतलब स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो होता है कॉल नहीं कवर करते आधे से ज्यादा, क्योंकि वो पुट बेच देते हैं। तो अनिल जी अगर आज किसी ने सोचा तो पहले कॉल वाले को मारा, और ये पुट वाले को भी मार सकता है, जिसने बेचा डबल कर सकता है। तो इसलिए अनिल जी वो हीरो या जीरो टेन प्रिसाइसली इसलिए था कि इतना ओपन इंटरेस्ट ये तो 16,500 का बढ़ गया है, क्योंकि वो कॉल ना कवर करके पुट बेचा, कि पहले कॉल वाले को मारा फिर पुट वाले को। स्मार्ट मनी अनिल जी ये करती है। यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द स्मार्ट मनी अगर आपको ऑप्शन में पैसे बनाने हैं तो। अब आइए बैंक निफ्टी, जैसे 15,500 ऐसे 36,000 मेक और ब्रेकर, उसके बहुत करीब है आप, 35 पॉइंट ही दूर है दीप, 36,000 से 35 पॉइंट ऊपर है। क्यों? 36,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 47 लाख शेयरों का बैंक निफ्टी में, उसमें से 44 लाख शेयर आज ही जुड़े, मतलब इफेक्टिवली आज ही बना है सारा का सारा, बनने का भी आज ही। 36,000 पार ही नहीं हुआ तो कौन 36,000 का पुट खरीदेगा? करेक्ट। मजे की बात देखिए, सेम चीज दीप, 36,000 के कॉल ऑप्शन पर 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट और वो हाईएस्ट है। आज फिर से 36,000 के पुट और 36,000 के कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों बन गया। अब कायदे से पिछले 2 दिनों के हमारे फॉर्मूले के हिसाब से तो उस हिसाब से तो मैं तो खुश होना चाहिए कि तेजी वाला एकदम मस्त, ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ, बढ़िया है। पिछले 2 दिन से मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस लेवल पे आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों का है और अगर उसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, इससे तो बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। करेक्ट। ये फॉर्मूला आज भी लागू होता है। तो अगर 3 बजे तक आपने 36,000 होल्ड किया, बहुत अच्छी बात है, आप 36,175, 36,275 तक जाने की तैयारी करेंगे। रिस्क क्या है सुन लीजिए, रिस्क एक ही है कि आपकी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी हायर साइड पर, पुट कॉल रेशियो 1.23 पर है, थोड़ा सा हायर है, नो डाउट कल से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी हल्का सा है। सो 3 बजे तक आपको ये देखना है कि 36,000 के ऊपर आप बने रहें। अगर 36,000 के ऊपर बने रहते कोई दिक्कत नहीं, अगर गिर गए तो अगला बड़ा सपोर्ट 35,800 पे। तो आप अगर 36,000 के नीचे जाकर टिक जाते हैं 3 बजे के पहले, तो आप 35,750 से 35,825 की रेंज में बैंक निफ्टी को आते हुए देखेंगे। वहां पर आपको बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट है तो भी काट लेना है और फ्रेश लॉन्ग भी करना है। 36,000 मेंटेन होता है तो 36,175, 36,275 ऊपर। अब आप सोचेंगे कि आप इफ और बट बहुत लगा रहे हो। हाँ लगा रहा हूँ, कंडीशन अप्लाई, जहां होगी कंडीशन वहां कंडीशन लगाएंगे, जहां 2 दिन नहीं थी तो नहीं लगाई, या क्लियर कट है डेटा और बोल रहा है कि भागेंगे तो लगा रहे हैं, जहां क्लियर कट नहीं है लगाना है तो लगाना पड़ेगा। ये मैं मेरी मर्जी से थोड़ी लगाता हूँ कि आज मेरा मन नहीं है तो लगाऊंगा कंडीशन, आज मन है तो डेटा कह रहा है। और ऐसी सिचुएशन में डेटा, और मैं खाली एक डेटा नहीं देख सकता ना, मुझे पूरी सिचुएशन देखनी है। यही डाउ आप 200 पॉइंट ऊपर रखो ना, मैं नहीं लगाऊंगा कंडीशन कि डाउ 200 घट के 100 भी आ गया, 150 भी आ गया तो डर नहीं है। करेक्ट। तो आपको सब चीजें देखनी होती है, इसलिए मेक और ब्रेक वाली चीजों पे हम खड़े हैं 15,500 और 36,000 पे, ये ध्यान रखिए। 36,000 पार करके टिके
तो आपके लिए सीधी सी बात है 36,200 तक का रास्ता है, 36,175 प्रिसाइजली, और नीचे आए तो 35,750, 35,825 वहां पे फिर खरीद लेना। क्लियर है? बहुत बढ़िया डेटा है, क्लियर कट है, नजर रखिए डाउ फ्यूचर्स और हमारे इस लेवल पे 3 बजे तक। 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी आया जरूर है, आया अभी वही बात करते करते नजर रखते हैं। ठीक है सर, चलिए नजर बनी हुई है वहां पर 36,000 के थोड़ा नीचे समय बैंक निफ्टी आते हुए दिखाए। आइए एक्सपायरी का ऑप्शन करते हैं स्वागत सुमित जी का। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक्सपायरी का ऑप्शन में मेरे पास निफ्टी का कॉल ऑप्शन है। सुबह से मार्केट एक दायरे में घूम रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड मूव हमने देखा है और पूरा दिन एक स्लो और लगाड़ मूव में देखने को मिला है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा संकेत नहीं मिला है कि कुछ करेक्शन बनेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से सपोर्ट से घूमना चाहिए और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए कल तक। तो निफ्टी का 16,400 का इतना मनी कॉल है, अभी 16,520 निफ्टी चल रहा है। 16,400 का कॉल 125-128 पे भी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 75 रुपए का और ऊपर में टारगेट बनेगा 175 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का। तो कल की एक्सपायरी का निफ्टी का 16,400 का कॉल खरीदारी करें 75 के स्टॉप लॉस से 125 पे 175 से 200 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से एक्सपायरी का ऑप्शन 16,400 का इन द मनी कॉल ऑप्शन 125 से 128 में कल की एक्सपायरी वाला खरीदिए, 75 का लगाइएगा स्टॉप लॉस 175 से 200 के टारगेट के लिए। आइए बसिन साहब जुड़ने को तैयार, उससे पहले जय के लिए एक बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, आईटी सेक्टर में आज बहुत ही अच्छा हमें अप मूव देखने मिल रहा है एंड विद दिस अप मूव मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमें सेकंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स में। इसी से मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड आईटी में हमें और भी शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। फ्यूचर्स में एक रिकमेंडेशन है कोफोर्ज के ऊपर जो अभी ट्रेड कर रहा है अनिल जी 3477 पर, इसको खरीदना है। थोड़ा एक पोजिशनल कॉल दे रहा हूं अनिल जी, इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा डाउनसाइड में दैट वुड बी एट 3280। सो 3477 पे खरीदे, 3280 का स्टॉप लॉस इज एज गुड एज 200 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली। बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेट ऊपर में नीचे अच्छे खासे हमें देखने मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इसका निकलेगा 3779 का, सो लगभग 3780 आप पकड़िए, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 3910। सो अपसाइड पोटेंशियल काफी है अनिल जी यहाँ से 3779, 3910 ये दो टारगेट्स के लिए कोफोर्ज फ्यूचर्स को खरीदना है अनिल जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही आईटी स्टॉक्स में और फर्दर अपमूव देखने मिलेगा आपको। ऑलरेडी लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस में आपको अच्छा अपमूव देखने मिल रहा है, बट देन मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अभी भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। माइंडट्री हमने रेकमेंड किया था अनिल जी कुछ 1-2 दिनों पहले, वहां पे अपमूव देखने मिला, एलटीआई में देखने मिला, एलटीटीएस में देखने मिला। नाउ आई थिंक कोफोर्ज में भी आपको अच्छा खासा अपमूव देखने मिल सकता है, बट देन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है तो पोजिशनल ट्रेड है ये। ओके, कोफोर्ज खरीदने, ये राय आपके लिए जय की तरफ से आती हुई। आइए करते हैं मुलाकात बसिन साहब से। स्वागत है आपका बसिन साहब, नमस्कार। बताएं सर, पहले तो आउटलुक भी और साथ ही अपडेट भी। हाँ तो अनिल जी देखिए, आज फॉरेनर्स फिर खरीदेंगे 4-5 दिन और लोकल बेचेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन लेने की चेष्टा कीजिए। इस मार्केट में ये मत चक्कर के रहे ना, क्योंकि मिड कैप्स और आईटी में तो शुरुआत है, बैंक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और साथ में ऑटोज में, लेकिन मेटल्स और आईटी और मिड कैप्स यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे। आप कहें तो मेरे पे आप 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं सर। तो सबसे पहले लीजिए सबसे दिग्गज आईटी एचसीएल टेक्नोलॉजी 912 रुपए में लीजिए, इसमें 890 का स्टॉप लॉस, 970 का टारगेट। एचसीएल टेक विल बी एन आउट परफॉर्मर, इट ट्रेड्स एट 13 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड। कंपनी की गाइडेंस बहुत स्ट्रांग थी और रुपी के साथ इसका सबसे अच्छा वेरिएबल है। दूसरा पिक एस्ट्रल मैंने पहले भी कह चुका हूं, दिस विल डू एक्सट्रीमली वेल इन द पाइपिंग सेगमेंट और आप देख रहे हैं कैसे होम बिल्डर्स आर राइजिंग। 1765-70 में लीजिए, 1735 का स्टॉप लॉस, 1875 का टारगेट। और तीसरा दीपक नाइट्राइट, अगेन वेरी वेरी रीजनेबल अर्निंग प्राइस 1 मल्टीपल
एंड जिस तरह से आप वापस कोविड का देख रहे हैं, आई थिंक दिस विल बी अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। इनपुट कॉस्ट है फॉलन 1745-48 में लीजिए, 1712 का स्टॉप लॉस, 1830 का टारगेट। तो 3 बेहतरीन पिक वसीम साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है इस वक्त। ये है आपके लिए 3 स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय वसीम साहब की। एचसीएल 890 का स्टॉप लॉस, 970 का टारगेट। एस्ट्रल 1735 का स्टॉप लॉस, 1870 का टारगेट। दीपक नाइट्राइट 1712 का स्टॉप लॉस, 1830 के टारगेट के लिए। धन्यवाद वसीम साहब, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात 9:45 बजे भी, और कल 1:30 बजे, और हमेशा की तरह 2:45 बजे भी। तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक वसीम साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ओके, ये है पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए। एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। फाइनली पूरे 50 मिनट के बाद कुणाल जी, हाँ आशु सर ने गेस आशु सर, मुझे लगता था कि अब तक मुझे लगता नहीं प्रैक्टिस नहीं है, बदला है। कुणाल जी आपका समय गिनते रहते हैं, आप कुणाल जी का समय गिन रहे थे। बिल्कुल। कुणाल जी जैसे आप बोलना शुरू करते हैं वो टाइमर लगा देते हैं कि कितने मिनट बोले, वैसे ही इन्होंने भी टाइमर लगा रखा कि कितने मिनट नहीं बोले। तो उसमें से पूरे 50 मिनट बाद कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से पिक आ रही, उसमें से 30 मिनट तो शुरुआत के छोड़ देते जिसमें आशु जी बोले, तो पूरे 20 मिनट बाद कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से पिक चार्ट कॉर्नर की। बताएं सर। देखिए अनिल जी, आज तो आशु जी ने कीर्तिमान स्थापित करा है। 10 मिनट के रिकॉर्ड को पता नहीं कितने अनिल जी 10-10 मिनट के मल्टीपल में तोड़ दिया है। तो आज तो उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित करा है, और उम्मीद करता हूं कि ये कीर्तिमान नहीं रुक जाए अनिल जी, नहीं तो कुर्सी खरीदे में आ जाएगी अनिल जी दीप की। और अभी तो अनिल जी हमारा पिक ऑफ द डे है। अभी हमने डे बिफोर यस्टरडे अनिल जी दिया था ये चोलामंडलम, कल दिया था अपोलो हॉस्पिटल, और आज है सिप्ला पर खरीदारी की राय है। टेक्निकल पैटर्न काफी बढ़िया है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 1020 1025। और एक चीज अनिल जी ऐड करना चाहूंगा, निफ्टी गैप से खुला है और कई लोग वहां पर भी कीर्तिमान दिखा रहे हैं शॉर्ट करने का। जिस तरीके से यूएस के बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं, जिस तरीके से वो कल बढ़े हैं, ऐसी 1 लाख वो और दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं। और ऐसी अगर 1 लाख अप मूव अनदर इस तरीके की आ गई तो काफी भयंकर शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो आप ले ना ले वो एक अलग बात है, बट ये अभी शॉर्टिंग ना करें बिल्कुल भी। और पिक ऑफ द डे हमारा सिप्ला है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है, कई सप्ताह का कंसोलिडेशन है और कैंडल साइज भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। 970 970 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 1015 का, 1015 का। इवेंचुअल टारगेट है 1040 का, तो 1040 का टारगेट के लिए सिप्ला में खरीदारी करें। 040 के टारगेट के लिए सिप्ला के लिए करें खरीदारी। डिफेंसिव नेम्स अब थोड़ा फोकस में आ रहे हैं, और फार्मा अब वापस मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है। चलिए नजर है यहाँ पर जहाँ तक एक्शन की बात चल रही है, बट कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे एक्शन में बने हुए हैं। और मिड कैप आईटी की तरफ से आज देखिए एक अच्छी मूव आ रही है। एल&टी टेक, जरा इसके चार्ट पर एक बार राय लेनी थी, क्योंकि अच्छे मूव में 5.5% ऊपर है और डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। वागले साहब जरा देखें सर एल&टी टेक के चार्ट को, डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ 3370 का लेवल। दीपांशु, इसमें भी मोमेंटम है। मेरे हिसाब से पोजिशनल बाय तो क्लियर है, ये लेवल पे भी मैं कंफर्टेबल रहूंगा। आज और कल के लिए लेना है तो अभी थोड़ा ले, एक 20-25 रुपए नीचे आता है तो ऐड करें। मेरा मानना ये 3500-510 तक, जो कि यहाँ से 3% ट्रेडिंग अपसाइड है, बीटीएसटी के तौर पे भी लिया जा सकता है एक 3250 की स्टॉप लॉस से। 3250 के स्टॉप लॉस के साथ एल&टी टेक पर आप रखिए नजर। कोफोर्ज, एल&टी टेक, परसिस्टेंट, फर्स्ट सोर्स, एम्फोसिस, मिड कैप आईटी, और उसके बाद कुछ लार्ज कैप नेम्स जैसे कि टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये सारे के सारे आपको अच्छे एक्शन में इस समय बनते हुए दिख रहे हैं। बट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आज एक ब्रेकडाउन आया, नतीजों के बाद काफी कमजोर रहा है। किरण जी क्या रहा है सर, अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 4.5% नीचे, कहाँ देखते हैं अगला सपोर्ट? 1200 तक तो आ ही चुका है सर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे अगर देखा जाए तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का मूव देखने को मिला था, मेरा मानना है कि इधर से एक थोड़ी सी डाउनसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। 1250 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक इसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं तो 1150 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। तो थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलेगा।
तो थोड़ा बेरिश मोमेंटम आ सकता है जहां तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का सवाल है। नजर रखते हैं इस पर और देखते हैं किस तरह की मूव दिखाएगा आज, बट थोड़ा नतीजों के बाद यहां पर आप डेफिनेटली वीकनेस देख रहे हैं। बट एनबीसीसी ये एक अच्छे फॉर्म में दिख रहा है और एक मूव भी इस पर आती हुई दिख रही है। नजर रखिएगा, ये अच्छा मोमेंटम आज दिखा रहा है। बट आज फाइनेंशियल स्पेस से बात करें तो पिरामल एंटरप्राइजेस सुबह काफी बजिंग था, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। जय जरा एक बार पिरामल एंटरप्राइजेस देखें, 1800 का लेवल आज इसने क्रॉस भी किया था, अच्छा मोमेंटम आया था, अभी भी 4% ऊपर है। ये वापस अप मूव देने के लिए तैयार है इन लेवल से, क्या होगा इसका? दीप, यस, काफी अच्छे चांसेस है यहाँ से और आपको मूव ये स्टॉक में देखने के। उसका रीजन ये है कि आप देखिए कि लास्ट 2-3 दिनों से जो बढ़त देखने मिली, अभी भी 4% अप ही है। हाई लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने जरूर मिल रहा है, बट देन वॉल्यूम्स अच्छे खासे आपको देखने मिले दीपांशु। एंड देन अगर आप देखें कि जो एक पैनिक इसमें देखने मिला था लगभग कुछ हफ्तों पहले, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया, 1-2 महीने पहले इनफैक्ट, जब वो पैनिक देखने मिला था तब जितने वॉल्यूम्स देखने मिले थे उसके बाद वॉल्यूम्स एकदम ड्राइप हो गए थे और अब वॉल्यूम्स में फिर से आपको एक रिकवरी देखने मिल रही है। इंडिकेटर्स काफी समय से अच्छा खासा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं। एंड देन वीकली इंडिकेटर भी काफी ओवरसोल्ड है। तो लुकिंग एट द मोमेंटम एज वेल अलॉन्ग विद द प्राइस, आई बिलीव दैट यहाँ पे और भी जगह बनती है ऊपर में। दीप, इसका कोई रेजिस्टेंस अगर आप देखें नियर टर्म में जो हर्डल है तो सीधा निकल कर आ रहा है 1900 के करीब और अभी तो 1775 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यू स्टिल हैव फर्दर 125 अप मूव पोटेंशियल इन दिस स्टॉक। एंड नीचे की तरफ विद टुडेज मूव आई बिलीव कि आज ही का लो जो है करीब 1725 के आसपास का, दैट विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। सो इवन इफ समवन वांट्स टू ऐड फर्दर लॉन्ग्स हियर तो 1725 के नीचे के क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस रखिए। 50 पॉइंट का रिस्क है, 125 पॉइंट का आपका अभी भी पोटेंशियल टारगेट बन रहा है दीप। तो 1:2 से ज्यादा ही रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये है आपके लिए पिरामल जिस पर आप रखिए नजर। एक्शन में आ रहा है। कैनफिन होम्स पर भी आपको एक बढ़िया मूव बनती हुई दिख रही है, ये भी एक काउंटर मूव में है। पर आइए निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरारका साहब हैं हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। देखिए, निफ्टी तो ऑलरेडी 180 पॉइंट ऊपर है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। कल एक्सपायरी भी है, बट यहाँ पे मैं एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया मैंने, वो मैं दे रहा हूँ ट्रेड आज, और ये है टेक महिंद्रा का, जिसका रेट अभी 1043 के आसपास है, 1043। इसकी हम कॉल ऑप्शन लेंगे एट द मनी की 1040 की, जो 12-13 रुपए में मिल रही है मुझे। 1040 की एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गई, 12 से 13 रुपए में आपको मिलती है। और इसके टारगेट आपके डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल ही है कि ये करीब 35 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। और स्टॉप लॉस इसमें 6 रुपए का रखें। लॉट साइज 600 का है तो बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है। बट आईटी में एक तो बाउंस बन रहा है, ऊपर से टेक महिंद्रा नीचे वीकली ब्रेकआउट ले रहा है, डेटा भी पॉजिटिव हैं, वॉल्यूम्स भी ठीक हैं, ऑप्शन डेटा भी इसके अच्छे बन रहे हैं। तो कुल मिला के स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट के ख्याल से टेक महिंद्रा के जो टारगेट मुझे लग रहा है वो 1100 से 1120 के शॉर्ट टर्म टारगेट इसी एक्सपायरी में आना चाहिए। तो इसकी जो कॉल हम अभी लेंगे करीब 12-13 रुपए में, ये 35 रुपए तक का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 6 रुपए होगा। यह है आपके लिए टेक महिंद्रा पर नितिन जी का भरोसा। स्टॉक भी बढ़िया एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। 1040 की कॉल आपको खरीदनी है टेक महिंद्रा की, ये आपको मिलेगी 12-13 रुपए में। 24 से 35 तक के टारगेट लिए आप ये खरीद सकते हैं। और टेक महिंद्रा का एक बार जरा फ्यूचर्स भी पुल अप करिए, एक बार एक स्क्रीन में कैश और एक स्क्रीन में आप फ्यूचर्स इसका दिखाइए, क्योंकि कल 30 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट इसमें होने वाला है। 15 रुपए का फाइनल डिविडेंड, 15 रुपए का स्पेशल डिविडेंड, इसलिए आप देखेंगे कि फ्यूचर्स में आपको डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। लगभग जितना डिविडेंड एडजस्टमेंट है उतने ही डिस्काउंट में आप इसके फ्यूचर्स को ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो उस पर भी आप रखिएगा नजर। ये है आपके लिए टेक महिंद्रा। आइए, एक बड़ी खबर जो आज सुबह आई थी वो है पेट्रोलियम उत्पादों पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी जो लगाई गई है वहां पर राहत दे दी गई है। कई जगहों पर पूरी तरह से हटा दी है, कुछ ड्यूटीज को कम किया गया है। क्या हुआ है पूरा एक्शन और कहां है इसका इम्पैक्ट, ये समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो जैसे कि आपने कहा कि आज सुबह ये बड़ी खबर आई थी और इनफैक्ट 30 जून को ये ड्यूटी जो है वो लगाई गई थी और अब इसमें थोड़ी बहुत राहत दी गई है। पेट्रोलियम क्रूड पे अगर आप देखेंगे तो एक्साइज ड्यूटी जो है उसमें करीब 27% के आसपास की कटौती की गई है। एटीएफ पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 6 से कम कर 4 रुपये के आसपास की गई है। इसके अलावा पेट्रोल की जो बाकी प्रोडक्ट्स है उन पे भी एक्साइज ड्यूटी जो है कटाई गई है। डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी है 10 से कम करके अब
माफ कीजिएगा 12 से कम कर 10 किए हैं, यानी कि 2 रुपए के आसपास का वहाँ फायदा है। और आपको याद होगा जो एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगी थी पेट्रोल और डीजल पे 1 रुपए के आसपास की, उसको भी हटाया गया है। तो काफ़ी सारी राहत जो है वो दी गई है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे खासकर अगर कोई एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ से तो ड्यूटीज जो है वो पूरी तरह से हटा दी गई है। अब भारत से खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो मलेशिया, हांगकांग, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, अफ्रीका जैसे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर कहीं हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो यूएई में करते हैं। कुल एक्सपोर्ट के वॉल्यूम में से करीब करीब 2/3 के आसपास जो है वो केवल पेट्रोल और डीजल का रहता है। और इसमें भी काफ़ी सारी अपस्ट्रीम कंपनीज जो है वो एक्सपोर्ट करती थी। इसमें खासकर रिलायंस पे अगर आप नजर डालें तो इनका तो जामनगर में एक यूनिट था स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और काफ़ी हद तक ये एक्सपोर्ट करते थे। साथ ही साथ एमआरपीएल और ओएनजीसी ये भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट का कम करते थे और इनको भी बड़ा फायदा होगा। इनफैक्ट कुछ कैलकुलेशंस में कर रहा था और ये जो तेल के प्रोडक्शन पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, इससे जो अंडर रियलाइजेशन है बढ़ाने के बाद अंडर रियलाइजेशन में करीब $40 के आसपास का फर्क पड़ रहा था। अब ये फर्क कम होके यानी कि नुकसान कम होकर $27-29 के आसपास हो गया, यानी करीब करीब $11 से $12 के आसपास का फायदा जो है इन कंपनियों को होगा। हालांकि जो जीआरएम का लोग समझ रहे हैं कि जीआरएम में बहुत बड़ा उछाल आएगा, ये होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि जो सिंगापुर जीआरएम से उसमें काफ़ी हद तक पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट पिछले 1-1.5 महीने का डेटा अगर आप निकाल के देखेंगे तो सिंगापुर जीआरएम जो है उसमें 60-65% के आसपास की गिरावट है। हालांकि मंथली या क्वार्टरली एवरेज अगर आप देखेंगे तो गिरावट उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन लगातार जो डेली गिरावट हो रही है वो काफ़ी बड़ी है। इसके लिए जीआरएम्स में अगर यहाँ से फ़ायदा होगा तो जो सिंगापुर जीआरएम्स गिर रहे हैं उसका नुकसान भी इन कंपनियों को झेलना पड़ेगा। तो ये बात सही है जो अनिल जी भी आपको सुबह कह रहे थे कि ऑब्वियसली अच्छी खबर है और स्टॉक एक्शन में भी आएंगे, बट सिंगापुर जीआरएम्स ऑलरेडी गिर चुके हैं तो वो आपको डिस्काउंट करना है। आखिरी बार से इसमें थोड़ा पिछली बार सिंगापुर जीआरएम्स मजबूत थे इस बार जो कट हुआ भी है, मतलब जो इन्होंने ड्यूटी बढ़ाई थी जो वापस ले ली गई है एससीजेड वाले पर, लेकिन जीआरएम्स थोड़े से कम हुए, वो एक एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। तो इसलिए आज आपने वैसा एक्शन नहीं देखा, बट ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी इस स्पेस पर बनी हुई है। तो ऑयल एंड गैस काउंटर्स पर आपको रखनी है नजर, बट ऑफ कोर्स वेदांता पर भी रखिए नजर, क्योंकि डिविडेंड ऑयल एंड गैस का भी इस पर इम्पैक्ट है। डिविडेंड भी बढ़िया ये दे रही है और स्टॉक भी अच्छी तेजी में रहा है। थोड़ा ऊपर से जरूर फिसला है, 1 पॉइंट पर आपको 260 के पार जाते हुए दिखा था, 255 पे इस समय वेदांता का शेयर। कितना डिविडेंड दे दिया है सोचो, मतलब करीबन 80 रुपए तो पहले दे चुके हैं, 20 रुपए 100 रुपए डिविडेंड आ गया है। सोचो, जस्ट थिंक, अब से ठीक 2 साल पहले, 2-2.5 साल हुए, 2 साल पहले अक्टूबर 2020 जिस प्राइस पर ये डीलिस्ट करवाना चाहते थे 87 रुपए 40 पैसे, उससे ज्यादा डिविडेंड 2 साल में दे चुके 2 साल दे चुके हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बताइए अब आप स्मार्ट हैं प्रमोटर्स? होल्ड किया तो आप स्मार्ट हैं सर। हाँ, जिन्होंने होल्ड किया, आपके एडवाइस पे खरीदा और होल्ड किया। हाँ, ये है। तो आप सोचो ना, जिस मतलब 2 साल में उससे ज्यादा डिविडेंड आ गया। अब कोई भी वजह से आया हो कि कमोडिटी साइकिल तेज हो गई, ये हो गई, जो भी हुआ हुआ ना, बढ़िया पैसा बना। 350 रुपए का हमारा टारगेट था उस समय कि 350 से नीचे तो बनता ही नहीं है, नहीं बनता है। और उसके बाद 500 रुपए का चार्ज, मेरे ख्याल से 480-88 तक कुछ ऐसे गए थे, वहां से फिर नीचे आया। तो चलिए, भारी डिविडेंड देने वाला वेदांता आपके सामने इस वक्त। बिल्कुल। तो वेदांता अच्छी मूव आ रही है, एक बार इसकी चार्ट पर भी राय ले लें। थोड़ा कूल ऑफ हुआ है किरण जी, वैसे देखें तो 6.5% ऊपर है, बट ऊपर से थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ है इस समय। क्या राय बनती है सर वेदांता पर अब? नहीं, मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस बना के रखनी चाहिए। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है और हमने रेकमेंड भी किया है इस स्टॉक को, और प्रीमियम लगभग डबल के ऊपर के, यानी टारगेट्स दोनों हासिल हो गए, डबल प्रीमियम हो गया 2 दिनों में। मेरा मानना है अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अप मूव और बढ़ती नजर आ जाएगी। आपका स्टॉप लॉस, अभी मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 250 के नीचे होना चाहिए। 254 अभी ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि 260-262 के लेवल्स आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये है आपके लिए वेदांता जो आपको एक्शन में दिख रहा है। ओबरॉय रियल्टी आज अच्छे शुरू हुआ, फिर थोड़ा सुस्त हुआ, वापस एक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं। सत्यजीत जरा देखें ओबरॉय रियल्टी, वैसे कल रियल एस्टेट काउंटर्स के लिए एक बढ़िया दिन बना था, आज थोड़े कूल ऑफ हो रहे हैं, बट 900 के लेवल पर ओबरॉय रियल्टी पर क्या राय बनती है? अभी एक मूव आती हुई दिख रही है इसमें। जी दीपांशु, इनफैक्ट ये पूरा महीना काफी स्ट्रांग रहा है। ये पर्टिकुलर काउंटर लगभग
23% की अपसाइड अभी तक इसने दिखाई है। एंड इसका अगर हम RSI देखें डेली चार्ट पे तो लगभग अराउंड 76 के आसपास है, तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी पहुंच चुका है। बट कहीं पर भी थकावट के अभी तक संकेत नहीं है, तो इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। तो इंटरमीडिएट जो स्विंग बना है आज के दिन में लगभग अराउंड 885 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है 886 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एग्जिस्टिंग पोजिशंस मेंटेन की जा सकती है। एंड इन केस अगर 920 का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो मुझे लग रहा है एक वापस थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है, लगभग 960 955 इस पर्टिकुलर जोन में एक स्विंग बन सकता है। पर थोड़ा सा मैं कॉशियस रहना चाहूंगा, एग्जिस्टिंग पोजीशन को जरूर होल्ड करना चाहिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म के साथ। एंड 820 अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है थोड़े से ट्रेडिंग लॉन्ग्स और भी ऐड किए जा सकते हैं। फाइनल टारगेट 950 का होगा। ओके, 950 के टारगेट के लिए होल्ड करें। आइए किरण जी तैयार है बिगुल के साथ, करते हैं उनका स्वागत। किरण का कमाल। किरण जी फरमाइए। अनिल जी, एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रेटेजी देना चाहता हूं, और सारे अब जब ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। अभी मेरे रडार पे आया है और बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, वो है परसिस्टेंट का आपको 3500 का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 103 रुपए के आसपास मिल रहा है, वो बाय करने के लिए सलाह होगी। आपका स्टॉप लॉस 80 का यानी 20 रुपए का रिस्क है अनिल जी, और टारगेट्स 180 के देखने को मिलेंगे। 180 जो पैटर्न बना है फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, दो ऑप्शन बैरियर जहां पे एक्सपायरी नजदीक आ रही है, उधर दोनों को क्रॉस करता नजर आ रहा है। ये सारे फैक्टर्स ये कहते हैं टेक्निकली कि पहला टारगेट, मेरा कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, आपका टारगेट 3700 पहला होगा और 3800 दूसरा होगा। तो मेरा जो ऑप्शन का 3500 का 180 का प्रीमियम बहुत कैजुअली देखने को मिल जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड है, ये बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये है आपके लिए 3500 का कॉल, परसिस्टेंट सिस्टम्स का खरीद कर चले। ये किरण जी की तरफ से इस समय राय आती हुई दिख रही है। स्टॉक भी आपको एक्शन में, मिड कैप आईटी बेसिकली इस समय अच्छी मूव्स दिखा रहा है। बट कल हमने आपको बताया था कि कैसे पाम तेल की कीमतों में अब आप और गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आधी हो गई है रिसेंट हाई से, बट और यहाँ पर राहत आ सकती है। एफएमसीजी के लिए अच्छी खबर है, और एफएमसीजी के लिए और अच्छी खबर भी बन सकती है, क्योंकि एक बड़ा मामला जो ग्लोबली एक टेंशन का मामला बना हुआ है, वहां पर कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं जिसकी वजह से एग्री कमोडिटीज में और राहत थोड़ी आपको मिल सकती है। आइए समझते हैं इस डेवलपमेंट को, और क्या ऐसा सच में होने वाला है या फिर कुछ और भी हो सकता है। नेहा हमारे साथ हैं तैयार बताने के लिए कि क्या चल रहा है एग्री कमोडिटीज के लिए। नेहा बताइए। देखिए दीप, एज यू राइटली पॉइंटेड कि पाम तेल में तो ऑलरेडी पीक से 45-50% की करेक्शन आ चुकी है, और जो कारण थे वो हमने हमारे दर्शकों को पहले ही बताए थे कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर कीमतों में और 20-25% तक की करेक्शन आ सकती है। लेकिन एग्री कमोडिटी मार्केट में जो हाल फिलहाल की स्ट्रेंथ थी, एक बार फिर से उस पर ब्रेक लगती हुई दिखी। आपको बता दूं कि मक्का 6 महीने के निचले स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चला गया है, गेहूं की कीमतें 5 महीने के निचले स्तर के करीब है, और पाम तेल की ही बात कर ले तो अभी भी उसकी कीमतें रिकवरी के बावजूद भी 1 साल के निचले स्तर के करीब है। दरअसल नया डेवलपमेंट यह हुआ है कि यूक्रेन से अनाज का एक्सपोर्ट शुरू होने की एक बार फिर से खबरें आने लगी है। दरअसल रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं वो ईरान पहुंचे, और वहां पर अपने टर्किश काउंटर पार्ट से उनकी बातचीत हुई है। खबर ये निकल कर आई है कि संयुक्त राष्ट्र और यूक्रेन समेत ये चारों मिलकर एक डील पर साइन करेंगे, जिसमें इस बात पर सहमति बनेगी कि ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेन का शिपमेंट है उसको छोड़ा जाए, उसको यहाँ पर मंजूरी दी जाए। तो ऑन द फेस ऑफ इट अभी रशिया की तरफ से ये तो बयान निकल के आ रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ इफ्स एंड बट्स कंडीशन लगा दी है। लेकिन अभी मोटे तौर पर जो गिरावट आई है एग्री कमोडिटीज में, वो इसी खबर के चलते आई है। आपको बता दूं कि युद्ध के चलते यूक्रेन, जो कि अनाज के बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स में से आ जाता है, मक्के का भंडार वहां 8 गुना बढ़ चुका है, और गेहूं की बात करें तो 4 गुना वृद्धि वहां पर भंडार में आ चुकी, क्योंकि वो अपना माल नहीं निकाल पा रहे हैं। अब सोचिए जरा, ये सारी सप्लाईज जब ग्लोबल मार्केट में आएंगी तो जाहिर तौर पर प्रेशर बनेगा, और यही हमने देखा है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि मिस्र, जो कि दुनिया के सबसे बड़े गेहूं के खरीदारों में से आ जाता है, उन्होंने अपना एक बड़ा जो यहाँ पर डील थी वो कैंसिल कर दी है। तो उसके चलते भी हमने उनको गेहूं, हाँ नहीं, अभी उन्होंने तो क्या करेंगे फिर? सर कुछ और खाएंगे? नहीं तो गेहूं तो लगेगा ना भाई, गेहूं का मतलब सब्स्टिट्यूट क्या है?
सर एक्चुअली हाल फिलहाल में उन्होंने अलग अलग बायर से खरीदारी अच्छा, की है। दूसरों से खरीदारी। ये यूएस वीट था, तो अच्छा। उनका ये कहना है कि अभी भी प्राइस अच्छे नहीं है। अरे एक चीज, हाँ यूएस वीट से याद आया, आशु जी आपको पता है कि नहीं पता, सॉरी है मैं बीच में रोक रहा हूँ। हाँ, हमारे स्कूल के जमाने में सोचिए, आपको याद है अमेरिका से ये दलिया और गेहूं आया करता था, सुना इसको, और वो स्कूल में बना बना के खिलाया जाता था, सीरियसली। मेरे ख्याल से बाकी सब लोग तो एक तो बाकी तो पता नहीं स्कूल गए हैं कि नहीं, तो इसलिए मतलब सीधा कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं, लेकिन एक्चुअली वो एक वक्त था जब आप सोचिए इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी। और एक्चुअली मैंने स्कूल में देखा है, मैंने देखा है, हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, तो हमने देखा कि उस वक्त अमेरिका का इम्पोर्टेड गेहूँ आता था, उसका दलिया बनाकर लोग रेसेस में दिया जाता था। सोचिए हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचा है। वो फूड डेफिशिएंट कंट्री से आज हम फूड एक्सेस और एक्सपोर्टिंग कंट्री है। ये कामयाबी है। और मेरी उम्र तो 50 साल है, 2 कम कर रहा हूँ, मतलब 52, तो मतलब, और मैंने देखे होंगे 10-12 साल 15 साल की एज की, 10-12 साल की मेरी एज हुई, तो 40 साल में कम से कम हम यहाँ से यहाँ पहुँचे। जी कुणाल जी कुछ कह रहे, कुणाल जी बताइए। अनिल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनिल जी। एक बार और कई बार अनिल जी यूएस से एड में भारत को अनिल जी गेहूं आया है, और उसका कलर भी अलग होता था अनिल जी, और वो भी एक जमाना था कि हम एड लेते थे। आज अनिल जी एड देते हैं, तो जहां पर भी दुनिया में संकट होता है अनिल जी, वो देश भारत की ओर देखता है कि कुछ वहां से सहायता मिलेगी, तो सहायता और अनुदान लेने की जगह अनिल जी अब भारत दे रहा है। तो ये अनिल जी हम लोग भाग्यवान हैं कि हम ऐसे समय पर पैदा हुए हैं, और इसके लिए अनिल जी विशेष रूप से उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमसे पहले आए और जिन्होंने वो कष्ट सहे अनिल जी। एब्सोल्युटली, और हमसे ज्यादा भाग्यवान है हमारी नेक्स्ट जनरेशन वाले। अभी मैं जयपुर गया था ना, वो 2 हफ्ते पहले जैन साहब के वहाँ स्पीच देने, सीए स्टूडेंट्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मैं उनको यही बोला था। कैसा लगा, कैसा फीलिंग कैसी थी? ओह अमेजिंग, अमेजिंग, मतलब कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, मतलब जो प्यार लोगों का वहाँ पे, मतलब गजब ही है। तो वो मैं उनको वही बता रहा था। काफी स्पेड वर्क किया हुआ था हमने सर। अनडाउटेडली मैं उनको यही बता रहा था कि हमारे से नेक्स्ट जनरेशन वो और भी ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि वो एकदम सही समय पे आई है। कह रहे हैं हर एक को ये लग सकता है, बट फिर भी एनीवे। तो हाँ जी आप बता रहे हैं। हाँ तो सर मोटे तौर पर यही है कि जो गेहूं की कीमतों में हमने प्रेशर देखा वो ये, क्योंकि मिस्र ने यहाँ पर अमेरिका के ही गेहूं जो है उसकी डील यहाँ कैंसिल कर दी, ये कहते हुए कि अभी तो कीमतें और नीचे आएंगी, हम सस्ते माल का इंतजार करेंगे। कमोडिटी फंड्स की तरफ से सीएफटीसी की रिपोर्ट में देख रही थी, गेहूं, मक्का, सोया तेल, मील, सब पे उन्होंने बिकवाली की है, अपनी सारी लॉन्ग पोजीशंस बेची है, और अमेरिका के खेती वाले इलाकों में मौसम में सुधार देखने को मिला है। तो ये मोटे तौर पर वो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हमने देखा एग्री कमोडिटी की कीमतों में, जो कि ऑलरेडी मल्टी मंथ लोस पर थी, वहां गिरावट दिखी है और अब और गिरावट के आसार हैं। बिल्कुल, और आप देख भी रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखा है एफएमसीजी में। हालांकि काफ़ी कुछ ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है, बट यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ और गिरावट आ सकती है कमोडिटी के दामों में, स्पेशली एग्री कमोडिटीज़ के। शुक्रिया नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स इस समय शेयर करने के लिए। आइए एक बिगुल सत्य जी के लिए BDSTT का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर बिकवाली करनी है एसआरएफ के फ्यूचर में। क्लियरली यहाँ पर एक एनगल्फिंग बेरिश फॉर्मेशन डेली स्केल पे एग्जिबिट हुआ है, एंड लगभग एक काफ़ी अहम रेजिस्टेंस के नज़दीक ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन है। आई थिंक इसके रिजल्ट्स भी है कल, एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है लगभग एक स्विंग बन सकता है 2230 के आसपास। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 2310 पे। फर्स्ट टारगेट होगा 2240 का, एंड फाइनल टारगेट होगा 2200 का। एसआरएफ सेल कॉल आ रही है इस समय यहाँ पर सचिन जी की तरफ से, इस पर रखें आप नजर। आइए जय के पास चलते हैं, जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीप, लाल पे लेफ्ट फ्यूचर्स खरीदने की मेरी सलाह है, जो करीब अभी ट्रेड कर रहा है 2085 के आसपास दीपांशु। इसको आप खरीद कर चले। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 1950 का, 1950 का एक पोजिशनल बेसिस पर एक स्टॉप लॉस लगाइए।
सो 2085 पर खरीदे, 1950 का स्टॉप लॉस, करीब करीब आपका रिस्क जो होता है डाउन साइड का वो 130 पॉइंट्स का रिस्क होता है, विच इज नियरली अराउंड 6%। बट देन टारगेट भी ऊपर के जो निकल कर आ रही थी वो भी काफी बढ़िया है। ऊपर में जो पहला टारगेट इसका है 2275 का है, विच इज द अपर एंड ऑफ द रेंज। दीप, ये काफी समय से ये स्टॉक अगर आप देखें सो 2275 से लेकर 1870-80 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब ये जो रेंज है लगभग 300-400 पॉइंट की, आई एम एक्सपेक्टिंग, इनफैक्ट रेदर आई वुड से प्रीएम्प्टिंग की रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी। सो पहले तो ये टारगेट अचीव करेगा अपने अपर एंड ऑफ द रेंज तक, दैट इज 2275, एंड देयर आफ्टर जैसे ये रेंज ब्रेकआउट देगा सुदीप इसके जो टारगेट्स ऊपर में निकल कर आएंगे दैट कुड बी एज गुड एज 2600 मिनिमम टारगेट। सो 2275 एंड देयर आफ्टर 2600 में भी उसके लिए आपको रोल ओवर भी करना पड़े, बट एज ऑफ नाउ 2275 के आसपास वी कैन रिव्यू। ये जो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है लाल पैद लेफ्ट का फ्यूचर्स, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है दीपांशु जो 4250 से लेकर एक 1800 तक का ओवरऑल जो एक फॉल देखने मिला है हमें, वो एक खत्म हुआ है और उसका हमें रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा। एंड साथ ही साथ दीप एक और चीज ये कहना चाहूंगा कि मॉर्निंग में जो कैश का ऑप्शन दिया था 16700 के स्ट्राइक का 28 जुलाई की एक्सपायरी का, वो 73 पर दिया था, 73 पर। वहां पे दीप स्टॉप लॉस मैंने रेकमेंड किया था 22 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक वो शो हुआ था एज अ 40। सो जस्ट वो रेक्टिफाई वो अपडेट में देना चाहता था, इट्स नॉट 40 एज अ स्टॉप लॉस, इट्स 22। एज ऑफ नाउ ये 65-66 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये एक करेक्शन कर लें जरा, मैं करेक्टेड प्लेट बनवाता हूं। लेकिन अभी कौन सा स्टॉक बोला जय आपने? लाल पैद लेफ्ट फ्यूचर्स अनिल जी। डॉक्टर कौन लगाएगा इसके आगे? भाई साहब, डॉक्टर की डिग्री लेने में मतलब बहुत टाइम लगता है, आसान काम नहीं है। हाँ, कभी किसी डॉक्टर को आपने ऐसे डॉक्टर लगा के नहीं बोला ट्रीटमेंट आपका गलत भी हो सकता है। नहीं जी, वो जनरली उसका जो टिकर है उसमें डॉक्टर नहीं, वो लाल पैद लेफ्ट है सीधा, तो ध्यान में नहीं रहा। अच्छा, टिकर भी ठीक करवाते रुकिए सर। ये राकेश जी और कुणाल जी बहुत बायस हैं सर। अब मैं तो मतलब बोल नहीं सकता सर, ये मतलब मैं 10 मिनट ले लेता हूँ बिना डॉक्टर लगाए, कितना लंबा। अब उसको ये दोनों कुछ नहीं बोलेंगे कभी। हाँ। रीजन क्या है? ये बायसनेस रीजन क्या है? क्योंकि जय भी कभी कुछ नहीं बोलता है। एग्जैक्टली। जवाब आप ही ने दिया। तो बिल्कुल नहीं, अगर आप नहीं बोलते तो मैं ये बोल ही देता था। देखो, दो तरीके हैं आपके पास। एक तो ये कि आप कुणाल जी, राकेश जी की और बाकी एक्सपर्ट्स की खिंचाई करते रहे और बदले में वो भी वैसे ही करें जिसमें सबको मजा आ रहा है। दूसरा ये कि आप इनकी ना करें, ये भी आपकी ना करें, जिसमें किसी को मजा नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता जिसमें किसी को मजा आएगा। सर हम करवा भी लेंगे और कर भी लेंगे। चलिए, बहुत करवाना ठीक है। आइए, आपने कुणाल जी, राकेश जी को याद किया है तो उनके लिए एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, कॉल तो रिवर्सल आउट है, मिस नहीं करना चाहिए, बट उससे पहले अनिल जी एक चीज पूछना चाहता हूँ। हमने अनिल जी आशु जी की खिंचाई कब करी ऑन एयर? अनिल जी पर्सनली 1-on-1 एक अलग बात है, बट ऑन एयर हमने तो कभी खिंचाई करी नहीं। ये सौभाग्य तो आशु जी को ही मिला है, मेरी और कुणाल जी की खिंचाई करने का। तो आपने की ना, हमने कभी नहीं करा है। हाँ, तो पर्सनली तो की ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, पर्सनली की ना। अब इनकी मर्जी है, उसका बदला ये कहाँ ले। आप तो कोहली बताओ। आफ्टर 8 PM अनिल जी सब माफ है। अच्छा, हाँ, ये चलिए बढ़िया है। बताइए सर, कौन सी कॉल? अनिल जी, खरीदने की राय है एल&टी इंफोटेक पर, LTI पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक नेकलाइन टूट रही है 4380 4385 की, एक नेकलाइन टूटी है, एक रिवर्सल ब्रेकआउट LTI के चार्ट पे देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए आईटी स्टॉक्स वापस से फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। एलटीआई के चार्ट पर एक ब्रेकआउट हुआ है, बुलिश डाइवर्जेंस चार्ट पर नजर आ रही है, तो 4375 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 4615 का, 4615 का, इवेंचुअल टारगेट 4800 का, तो 4800 के टारगेट के लिए एलटीआई यानी कि एल&टी इंफोटेक में खरीदारी कराए। तो ये है आपके लिए एल&टी इंफोटेक, जहां पर रखनी है नजर। एक आई थिंक अपडेट भी है सर जय की कॉल का, एक बार वो, हाँ, वो ले लिया जाए। जो लेवल्स बिल्कुल कह रहे थे, एक बार अपडेटेड ग्राफिक्स आपके सामने। जय, जरा देख लीजिए, टीवी स्क्रीन है सामने।
16,700 वाला कॉल ऑप्शन 28 जुलाई का 73 में खरीदना है, 73 में, 22 का स्टॉप लॉस, 127, 153 करेक्ट है? परफेक्ट अनिल जी, परफेक्ट। ओके परफेक्ट, तो ये आपके लिए आ चुका है। अब शायद उस समय हो सकता है टाइपो। अरे आजकल तो टाइपिंग करने में बहुत मुश्किल हो रही है। मोबाइल पे टाइप पे करने में ऑटो करेक्ट मोड और कभी कभी वो लेटर वेटर अगर आपको कुछ ऐसा मेल टाइप करना हो, कई बार कुणाल जी और वगैरह से झगड़ा चल रहा होता था, कुछ बहुत भेजना होता है, लव यू चला जाता है वो ऑटो में, मतलब भेजना कोई होता है गलत समझ जाते हैं, ये आप वो टाइपो वाला ऑटो ले लेता है, तो ये मुझे हेट यू कहना होता है, तो तभी जाएगा ना जब आप उस शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हो, किसी के लिए करते हो, बाकी तो नहीं जाता। समझ तो गए होंगे आप। चलिए आइए, हेवल्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं, आइए देख लेते हैं कैसे है रिजल्ट्स। अनुमान के साथ तैयार है, कुशल बताइए। नंबर्स के लिहाज से टॉप लाइन और बॉटम लाइन तो अच्छी रहने का अनुमान है, पर मार्जिन्स पर अगेन जिस तरह से रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ी हैं उस पर दबाव हो सकता है। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। 52% बढ़कर आय लगभग 3,940 करोड़ पर रह सकती है, क्योंकि मार्केट शेयर गेन की अनुमान है, और साथ ही जिस तरह से समर्स की सीजन रहे थे उसमें एसी की बिक्री की वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा रही थी, तो इनका जो लॉयड एसीज है वहाँ पर अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। यही नहीं, कंपनी की EBITDA लेवल पर भी ऑलमोस्ट 32% की ग्रोथ के साथ 466 करोड़ पर यह आंकड़ा रह सकता है, और कंपनी की मार्जिन जैसे कि मैं आपको बता रहा था 14% के मुकाबले 12% रहने का अनुमान है, तो 2% का कट मार्जिन पर रहेगा, पर मुनाफे के लिहाज से सालाना आधार पर 33% की ग्रोथ के साथ 310 करोड़ पर आंकड़ा रह सकता है। तो ओवरऑल नंबर्स टॉप लाइन बॉटम लाइन अच्छा, पर मार्जिन पर दबाव। नंबर्स टॉप लाइन बॉटम लाइन अच्छा, मार्जिन पर दबाव, यहाँ पर आपको रखनी है नजर। आई थिंक आशु जी भी अपडेट जी सर बताइए। अनिल जी, वो जो पुट थी 16,500 की 38 की, अब वो हो गई है 52 रुपये। तो अनिल जी एक तरीका है तो कोई बुक कर ले, दूसरा तरीका अनिल जी के 16,450 या 400 की एक बेच जाए, कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब अगर 40 रुपये में लिया है तो 450 की पुटी 32 रुपये में बिक रही है, तो वर्चुअली 8 रुपये में आप मतलब कोई लॉस हो ही नहीं सकता 8 रुपये से ज़्यादा। और अनिल जी 510 बंद हो रहा है, मतलब लोअर एंड मेरे हिसाब से अनिल जी निफ्टी अगर आप देखें तो 170 पॉइंट ऊपर है, लेकिन खुलने के बाद से लोएस्ट पॉइंट पे बंद हो रहा है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। और अनिल जी 750 पॉइंट जो डाउ बढ़ा है ना, वो एक दिन में कई मतलब अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर 200-250 पॉइंट भी आ गया तो ये 50 पॉइंट नीचे खुल गया तो पैसे आराम से आ जाएंगे इसके अंदर। किसी को 400 का बेचना है 400 का बेच ले, उसका भी भाव 20 रुपये है, तो कॉस्ट कम कर लें, नहीं तो प्लेन वनीला बुकिंग भी करनी है तो कर लें, बट पुट थोड़ा बहुत जरूर होनी चाहिए कल के लिए मेरे हिसाब से। थोड़ा बुकिंग कर लें ये। और जैसे अनिल जी कहा था कि सारे स्टॉक्स ही मतलब ऑलमोस्ट देखिए, बैंक निफ्टी भी लोएस्ट ऑफ द डे बंद हो रही है, निफ्टी भी लोएस्ट ऑफ द डे बंद हो रही है। अब जिसने 500 की पुट बेची, लाल मोमबत्ती बनी होगी, नहीं मोमबत्ती तो सर वो मैं देखता नहीं सर, जिसने 500 की पुट बेची है उसको तो मतलब लोएस्ट पे बंद हो रही है, तो पुट पे पैसे आए नहीं है, अब उसको रिस्क कैरी करना पड़ेगा। तो अनिल जी स्मार्ट मनी आप भी पहले कॉल वाले को लपेटा, फिर पुट वाले को भी लपेट सकती हैं, यही गेम है अनिल जी जो एक्सपायरी की है। ओके, इस बीच 120 करोड़ का बायबैक आ रहा है केयर की तरफ से, बायबैक को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। बाकी डिटेल्स हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। किस प्राइस पर बायबैक, 515 रुपये पर बायबैक किया जा रहा है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है, प्रीमियम पर 465 का दाम है, 515 यानी कि 35 और 15 50 रुपये ऊपर, 10% ऊपर बायबैक आता हुआ दिख रहा है। ये है आपके सामने केयर का बायबैक, शेयर होल्डर्स की टेंडर रूट के जरिए, टेंडर ऑफर से, वेरी गुड, टेंडर ऑफर, ओपन मार्केट परचेज नहीं है, आप ये शेयर बायबैक में दे पाएंगे। देखना सिर्फ ये कि प्रमोटर्स भी इस बायबैक में भाग लेंगे या नहीं, लेकिन टेंडर ऑफर के जरिए ये बायबैक आता हुआ दिख रहा है, और यही वजह की स्टॉक मजबूत है। 320 बिल्कुल सर। आइए अनिल जी की लेते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी। अनिल जी एक्शन तो ठीक ठाक है, थोड़ा डाउ फ्यूचर्स 50 अंक के ऊपर है, तो पिछले आधे एक घंटे में डाउ फ्यूचर्स का तो कुछ नहीं बदला है। यूरोप के बाजार देखें, हल्की फुल्की खरीदारी वहां पर आपको दिख रही है, कच्चा तेल स्टेबल है, रुपया आज आपको स्टेबल दिख रहा है, तो बाकी क्यूज तो ठीक ठाक है, बट हाँ थोड़ी मुनाफा वसूली हमने ऊपरी स्तरों से देखी है। 16,500 पर निफ्टी और 36,000 के नीचे 35,950 में बैंक निफ्टी। क्या करके जाना है सर? आज हम कुछ नहीं करेंगे। दो तो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है निफ्टी में तो आपको लेना है 16,350 का पुट, अच्छा, लॉन्ग पोजीशन के सामने हेज करके। और अगर आपकी बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है तो आपको लेना है 35,800 का पुट। क्यों, अब मैं बताता हूँ। 16,350, 16,340 की क्लोजिंग आपकी कल की थी, जहाँ से आप भाग कर आज आ गए। 16,350 से लेकर 16,500 के बीच की जगह खाली है। अगर अमेरिका में कुछ खराब हुआ
तो 16,350 तक आ सकते हैं आप कल, और वहाँ है तो वहाँ वापस खरीदना है, और नहीं आपको ऐसे ही रखनी है तो एक ही कंडीशन पे आप अपनी लॉन्ग बना के रख सकते हैं। 16,500 पे बंद हो रहे हैं, ऐसे कोई खराब बंद नहीं हो रहे हैं, आज भी मजबूत हो रहे हैं। तो अगर 350 मिलेगा तो आपको और लेना है, वहाँ पे पैनिक नहीं करना, अरे मेरे 150 पॉइंट गए मैं तो बेचूंगा। कल अगर फिर गैप से खुले तो आपको खरीदना है 350, वो कंडीशन पे आप लॉन्ग पोजीशन बना के रखिए। पॉइंट नंबर 1। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए सिंपल है, आपको 15,600 का कॉल लेके जाना है, ताकि अगर कल एक दिन 750 बढ़ने के बाद यू नेवर नो 700-800 फिर डाउ भाग जाए तो ये हमको क्या पता भागे या ना भागे। 500 नीचे भी हो सकता है, 500 ऊपर भी हो सकता है। अगर भाग गया तो आपको 100 पॉइंट ऊपर की रिस्क इससे ज़्यादा नहीं रखनी 1500। सो आइदर वे, और फ्रेश पोजीशन कल सुबह बनाना है आज के लिए जाने। क्लियर है? क्लियर है सर। 16 सॉरी नॉट 15, 16 15-16 तो आप एडजस्ट समझ जाएगा, भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ। ठीक है, तो ये क्लियर कट है। सो एक रिस्क 16,350 तक की खुली हुई है, होती नहीं होती, आज होती है कल होती है या वक्त लगाती है, वो देखने वाली बात है, लेकिन उसकी आपको तैयारी, उसकी रिस्क मैनेजमेंट करके जाना है। ना हो तो बहुत बढ़िया, हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ये क्लियर है। पेन नंबर कभी कभी जैसे आपका और मेरा व्यू बिल्कुल परफेक्टली मैच होता है 100%, तो इतनी लंबी कमेंट्री के बजाय आप ये नहीं कह सकते जैसा आशु कह रहा है बस वैसे करके जाना है। नहीं, मेरे को तो समझने में टाइम लग जाता था आपका तो मतलब वो मतलब आप डिट्टो बोल दिया जाएगा, जो ये कह रहा है बिल्कुल डिट्टो यही करके जाना है। तो मैं तो लेवल बता देता हूँ, आप लेवल कम बताते हैं ना, आप तो खाली स्ट्रेटजी देते हैं, मुझे तो लेवल देने होते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। दी बैंक निफ्टी में मुझे जो क्लोजिंग चाहिए थी, खराब से खराब सिचुएशन में मुझे क्लोजिंग चाहिए थी 35,825 की, जो 30 मई की क्लोजिंग थी, वो मुझे मिल गई। 35,825 के ऊपर बंद हो गए। बेस्ट केस सिनेरियो में मुझे 36,083 मैंने बोला था, यानी 36,100। 36,100 हमने इंट्राडे में तो पार किया, लेकिन क्लोजिंग में हम 36,000 के नीचे आ गए। तो बैंक निफ्टी एकदम इवनली पोइज्ड है, या बल्कि यूँ कह सकते हैं थोड़ा नीचे की तरफ आया, लेकिन 36,800 के नीचे बंद नहीं हो रहा, तो अभी भी ठीक है। हम बैंक निफ्टी में अगर लॉन्ग पोजीशन है प्रॉफिट बुक करेंगे। आज सुबह भी मैंने बोला था 36,100 के आसपास अपने प्रॉफिट बुक करना है, वो मेक और ब्रेक, उसके ऊपर फ्रेश तेजी करेंगे अगर टिका तो। आया नीचे वहां से बैंक निफ्टी में खरीदने की सही जगह सबसे पहले अगर खरीदना ही है तो वो 35,750 से 35,825 है, उसके पहले नहीं है। और उससे भी बढ़िया जगह आपको चाहिए तो 35,550 के आसपास है, जहां से आपने बड़ा ब्रेकआउट दिया। अब इन दो में से कोई एक लेवल आपको मिलेगा, वहां खरीदना है। सो बैंक निफ्टी में आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करिए। निफ्टी में आप होल्ड कर सकते हैं हेजिंग के साथ में। फ्रेश पोजीशन माफ कीजिएगा, फ्रेश पोजीशन तेजी की कल के लिए बनाएंगे, अभी नहीं। अंडरस्टूड सर। चलिए, ये है आपके लिए इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ते हैं, और आज काफी इवेंटफुल सेशन रहा है। अच्छी शुरुआत हुई, थ्रू द डे बाजार ने गेंस होल्ड करी, एंड में आप देख रहे हैं हल्की मुनाफा वसूली है, और जो रेंज थी 16,500 16,600 टूट गया 16,500 आपको मूव इस समय दिख रहा है। क्लोजिंग के कुछ लेवल्स भी चेक कर लेते हैं। ओएनजीसी टॉप गेनर 3.5% ऊपर। विंडफॉल गेन टैक्स जो है पेट्रोलियम और ऑयल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से, उसमें थोड़ी कटौती कर दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी 2.5% की खरीदारी रही। विप्रो नतीजों से पहले एक्शन में दिख रहा है, फिर बाकी सारे आईटी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी। टेक महिंद्रा कल डिवीजन एडजस्टमेंट होगा, इस पर रखिएगा नजर। एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, यहां से सबसे ज्यादा सहारा आज बाजार को मिला, तो डिफेंसिव थोड़े आपको फ्रंट में आते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा एचयूएल नतीजों के बाद थोड़ा सुस्त आज सुबह फिर 1.5% ऊपर। नेस्ले और आईटीसी, साथ ही ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर, यहां पर भी आपने खरीदारी देखी। तो एक डिफेंसिव रुझान बाजार का बन रहा है, और कुछ फार्मा स्टॉक्स भी फोकस में आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सिप्ला पर भी आपके लिए कॉल आया था राकेश जी कुनाल जी की तरफ से, ये स्टॉक भी 2% ऊपर बंद हो रहा है। एमएनएम मुनाफा वसूली 2% नीचे। आयशा मोटर्स 1.5% की गिरावट दिखाता हुआ। कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ नतीजों के बाद, डिवीज लैब और साथ ही बजाज फाइनेंस, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर वीकनेस दिखी, बट ब्रेथ बाजार की ओवरऑल अच्छी खासी पॉजिटिव टेरिटरी में ही रही। वायदा कारोबार में अगेन मिड कैप आईटी सबसे आगे, एलएनटी टेक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, फर्स्ट सोर्स, एम्फसिस, कोफोर्ज, एलएनटी इन्फोटेक, माइंडट्री, ये सारे काउंटर्स में आपने खरीदारी देखी है। जुबिलेंट फूड, ये भी पॉजिटिव रहा। वेदांता, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिखा। इसके साथ ही पीरामल एंटरप्राइजेस, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ये भी कुछ काउंटर्स थे जहाँ पर तेजी रही। एमसीएक्स और डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी बायर्स लिस्ट में शामिल थे आज। उसके सामने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 4% नीचे, ये काउंटर था।
HPCL 3.5% की गिरावट, पॉलीकैब यहाँ पर 3% की वीकनेस आपको देखी, हैवेल्स ये भी आज आपको कमजोर रहा, कल आएंगे इसके नतीजे, टोरेंट पावर, वोडाफोन आइडिया, L&T फाइनेंस नतीजों के बाद ये 2-2.25% नीचे था आज, नवीन फ्लोरिन, वोल्टास, मनापुरम कैनरा और SRF इसके भी आने वाले नतीजे, ये काउंटर भी आपको वीकनेस ही दिखाते हुए दिखा। कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स की तरफ भी नजर डाल देते हैं कैसी रही इनकी आज की परफॉर्मेंस। कुछ एक्टिव काउंटर जरूर थे, उनमें से आपके लिए ऑयल इंडिया 6% ऊपर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 5.5% की तेजी दिखाता हुआ, साइंट में 4% की तेजी रही, हैप्पीएस्ट माइंड्स, राइट्स, ग्राफाइट इंडिया, जस्ट डायल, इसके साथ ही चंबल फर्टिलाइजर्स, APL अपोलो, सेंचुरी प्लाई और EIL HEG यहाँ पर भी आपने पॉजिटिविटी बनती हुई देखी। गिरावट थी आपके लिए रेमंड 5% सीधा लुढ़का था ये काउंटर, ज्योति लैबोरेटरीज, TV18 ब्रॉडकास्ट, चोला इन्वेस्टमेंट और वीकनेस आपने देखी एंड्योरेंस टेक, प्रेस्टीज एस्टेट्स, उज्जीवन फाइनेंशियल और यूनियन बैंक जैसे नामों पर। तो अनिल जी ऑल इन ऑल 16,500 पर आपको फाइनल क्लोजिंग आती हुई दिखेगी, जस्ट 5 पॉइंट नीचे प्रोविजनल लेवल पर दिख रहा है और 35,900 के थोड़ा नीचे प्रोविजनल बेसिस पर। तो आखिरी घंटे में थोड़ी मुनाफा वसूली बाजार में और लगभग डेज लो पर, इनफैक्ट निफ्टी तो डेज लो पर ही क्लोज हो रहा है, बैंक निफ्टी भी और वही दिखा रहा है सब। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आएगी, 16,500 के नीचे बंद नहीं होगा, चिंता न करें। और बैंक निफ्टी जो 35,892 दिख रहा है, 35,950-975 के आसपास बंद होना चाहिए, थोड़ा ऊपर 50-75 पॉइंट ऊपर ही बंद होगा, ऐसे चिंता की बात नहीं। तो बहुत खराब है, सिर्फ 36,000 के नीचे की क्लोजिंग हो वैसा है नहीं, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात है नहीं। लेकिन हमारे ऑपरेशन डीमेट डाका ने हर जगह खलबली मचा दी है। NSE ने मामले की जांच तेज कर दी है, BSE ने माफ़ कीजिएगा, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मार्केट रेगुलेटर से भी तक भी बात पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर तो हर कोई इसकी चर्चा कर ही रहा है। ट्विटर पर करीब 4 करोड़ इंप्रेशंस मिले हैं। जी हाँ, 4 करोड़, आपने सही देखा, सही सुना है। ऑपरेशन डीमेट डाका की इस कामयाबी के बाद हमने ये तय किया है कि इस लड़ाई को हम अंतिम लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी। शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम आज ऑपरेशन डीमेट डाका की चर्चा करेंगे। अगर निवेशकों के मन में इससे लेकर कोई भी सवाल या आशंका है तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। जानेंगे कि कैसे पहचाने आप, अगर कोई आपके डीमेट खाते पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है तो किस तरह से आप उसे पहचाने, और अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा भगवान न करे हो जाए तो आपके पास विकल्प क्या है। जयंत गुप्ता साहब होंगे, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेबी के। अच्छा, इस बीच मुंबई पुलिस ने भी एक इंटरेस्टिंग बाइट दी, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं, इस खास शो में ऑपरेशन डीमेट डाका खलबली है, खलबली, ये हमारा बुलाना चाहिए था आपको शो में। आ जाइए ना, अभी कौन सा हुआ शो? अच्छा, अब तो होना बाकी है। ये जो 28 लाख की बता रहे हो ना, ये बहुत अंडर रिपोर्टिंग ऑफ फिगर है, क्योंकि आप सिर्फ एक वो देख रहे हो मोड। आप YouTube, WhatsApp, वो तो ये सब देखो सर, ये करोड़ से ज्यादा है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। ठीक बात है। तो ये है जयंत गुप्ता साहब, अजय बग्गा साहब, संदीप जैन साहब होंगे। इन सबसे हम करेंगे शाम को मुलाकात, और इनसे, और आप आना चाहें तो सर स्वागत है। टाइम आप देख लीजिए, 5:56 कर दूं फिक्स? कर दो सर। आशु जी भी होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आधा घंटे का शो, बाकी 3 लोग भी है। पता चले, देखो यहाँ वाला तो मैं जैसे तैसे मैनेज कर लेता हूँ, इनको समझा देता हूँ, बाद में फोन करके। देखो सर, संदीप, सारे एक्सपर्ट्स को मैं, संदीप जी से कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना जाने दो। संदीप जी से कोई प्रॉब्लम है नहीं, बग्गा जी अपने खास हैं। नहीं, ये गलत फहमी मत रही है क्या? आज ही तो बोल रहा था सबको यस यस बोलते रहते हैं, तो आज तो उनका तो ऑन रिकॉर्ड आ गया कि वो है। बग्गा जी को तो समझा लेंगे, बग्गा जी को प्यार से मैं हैंडल कर लूंगा, बाकी 2-5 मिनट दे देंगे सर। चलिए, ये है आपके लिए विशेष कार्यक्रम। आशीष जी का राष्ट्र का नाम तो यही ठीक है। तो कहाँ, वैसे भी आपकी इतनी तबीयत खराब हो रही है, आप? नहीं, ठीक है सर, मैं वैसे बात कर ही चुका हूँ सर, मतलब बेसिकली आई हैव शेयर्ड माय व्यू, सो इट इज राइट। हम आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते। ओके, लेकिन इस बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, आशीष सर, आपको एक बाइट हम यहाँ सुनाना चाहते हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से आई है, जो मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया और उस पर उन्होंने क्या कहा है कि क्या कुछ इस ऑपरेशन डीमेट डाका का असर पड़ा है। जरा एक बार जरा वो बाइट तैयार है तो ले आए जल्दी से सामने। जी हाँ, सुनिए। जी बिजनेस जो मुहिम चला रहे हैं, बहुत अच्छी चला रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस हो रहा है। अगर ये लोगों को अवेयरनेस होएगा तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और ये काम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर, आगे के लिए क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, तो क्या कुछ 2 से 3 ऐसे पॉइंट जो मेरे को? किसी पे तुरंत भरोसा मत कीजिए, किसी का आ जाए फ़ोन या कुछ भी मेल भी है,
तो पहले उसको कुछ शेयर मत कीजिए, अपने ओरिजिनल ये जो है उनसे कांटेक्ट कीजिए और पूछिए कि आपने फ़ोन किया था या नहीं किया था, और उसके बाद में अगला डिसीजन लीजिए। तो ये है मुंबई पुलिस की तरफ से आपके लिए साफ तौर पर एक हिदायत की, हर किसी पर तुरंत भरोसा ना करें। शाम 6 बजे ये शो मिस मत कीजिएगा। फोकस फंड एक ऐसी कैटेगरी जो सभी तरह के मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करती है और इनकी निवेश की लिमिट होती है 30 कंपनियों तक। पोर्टफोलियो में कम शेयर होने से नंबर ऑफ शेयर्स 30 ही होते हैं। बेहतर क्वालिटी पर फोकस होता है और ऐसे फंड ज़्यादा थोड़े से वोलेटाइल भी होते हैं। फोकस फंड में निवेश के फायदे और रिस्क दोनों आपको बताएंगे आज शाम 6:30 बजे मनी गुरु में। फोकस्ड विशेष निवेश बड़ा मुनाफा, फोकस निवेश बड़ा मुनाफा, ये हमारी आज की थीम है। वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रस्तोगी साहब और एडलवाइज एएमसी के सीईओ त्रिदीप भट्टाचार्य साहब से करेंगे मुलाकात। रात 8 बजे यूपीआई ने जिस तरह से पेमेंट सिस्टम में क्रांति लाई है, उसी तरह से ई कॉमर्स में क्रांति लाने के लिए सरकार एक नया प्लेटफॉर्म ONDC ये तैयार कर रही है। ONDC यानी कि नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये आपके लिए तैयार होता दिखा है। इस प्लेटफॉर्म पर सेलर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए मौके होंगे। इंडिया 360 डिग्री में आज हम आपको देंगे ONDC की पूरी डिटेल्स, बताएंगे कि कैसे ये प्लेटफॉर्म बदल सकता है ऑनलाइन शॉपिंग करने का अनुभव। देखिएगा जरूर ऑनलाइन खरीदारी प्लेटफॉर्म सरकारी, ये आज की कवर स्टोरी। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बना दिया गया, लेकिन चुनौतियां तो बरकरार है ही। नेतृत्व परिवर्तन से क्या हालात सुधरेंगे, होगा पूरा विश्लेषण। कब बुझेगी लंका की आग। भीषण गर्मी से पूरा यूरोप है बेहाल। स्पेन पोर्चुगल में 1000 से लोगों की ज़्यादा की मौत हो चुकी है गर्मी की वजह से। सर वहाँ पर फैंस की आदत ही नहीं है लोगों को ना, हाँ, में फैंस होते नहीं है, फैन नहीं है, एसी नहीं है। माय गॉड, ओनली 2% पीपल हैव एयर कंडीशन इन लंदन। क्यों? ओनली 2% हाउस। जरूरत ही नहीं पड़ती उन्हें। 20, 22, 25 तक की अच्छा, ओके, ऐसी गर्मी देखी नहीं उन्होंने। 40 ना डिग्री पंखे ना एसी। माय गॉड, एक्सपोर्ट करो मदद के तौर पे, नॉट एज ए बिजनेस आइडिया बट एज ए हेल्प करना ही चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी दी कि आधी इंसानियत सामूहिक आत्महत्या के मुहाने पर खड़ी है और जानकारों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से धरती आग का गोला बनी हुई है। इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे कैसे जलवायु परिवर्तन से आसपास का मौसम बदल रहा है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है। धरती के बदले की आग, ये देखना मत भूलिएगा रात 8 बजे हमारी कवर। सर यही एक चीज़ है जो आने वाली जनरेशन्स के लिए सबसे खराब है। अभी आप बात कर रहे थे ना कि करंट जनरेशन को ये फ़ायदा, पिछले को बहुतों को फ़ायदे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है सर, ये नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन है ना उनके लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है ये। सही बात है, हम मतलब एक बेहतर दुनिया नहीं बदतर दुनिया उनके लिए छोड़ के जाएंगे। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बने, अपनी जिम्मेदारी को समझे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गजब, हाँ ये बात तो सोची नहीं कि वहाँ तो हीटर्स की जरूरत पड़ती है, हीटर की जरूरत पड़ती है, एसी पंखा। सर वो सिस्टम ही हीटर्स के हैं। मेरा बेटा सर यूएस से अभी लंदन शिफ्ट हुआ है, उसका वीज़ा नहीं आया था लंदन। सर वो 10 दिन से इतना परेशान है मतलब वहाँ पे, और मतलब कंपेयर टू यूएस, और ये सब तक इस तरह के दिखते हैं। यूएस में बैंक अकाउंट 1 दिन में खुलता था, यूके में खुलेगा 15 दिन में, यूएस में 1 दिन में वाईफाई मिल जाता था, यहाँ मिलेगा 2 हफ्ते के अंदर। और पंखा और ये गर्मी तो मतलब अनबिलीवेबल चीज़ हो गई है कि 2-2 लेने पड़ रहे हैं सर, एक मतलब ऊपर की तरफ रखना है, एक नीचे की तरफ रखना है, ऐसी हालत हुई है। बड़ा मुश्किल वाला मामला है। तो चलिए उम्मीद करें कि जल्दी से मौसम वापस से ठीक होता दिखे। जैसे हम कह रहे थे कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 16,500 के ऊपर ही बंद होगा, 500 के ऊपर नहीं, अच्छा खासा 16,520 पे निफ्टी बंद हुआ है। अच्छा क्या है, ऐसे थोड़ी है आशीष जी, आप तो सोचो कि नीचे आए वहीं का वहीं बंद हो जाए मार्केट, ऐसा नहीं, एवरेज होके आखिरी आधे घंटे की, इसीलिए मैं अंदाजा लगाता हूँ। और बैंक निफ्टी भी देखिए ना 35,972, एग्जैक्टली 970-75 के आसपास, तो वहीं आके थोड़ा सा नीचे, तो ठीक है। ये ऐसे लेवल है जहां बंद हुआ, जहां पे आपको कंफ्यूज रखेगा देर रात तक और अर्ली मॉर्निंग तक। फिर कल सुबह देखेंगे, कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का दिन है, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड होगा। आज के सेशन के बाद 3 दिनों तक अच्छी मजबूती, कल देखते क्या कुछ होता है। 50 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, 35 पॉइंट ऊपर है नैस्डैक फ्यूचर्स, विप्रो के आगे रिजल्ट्स। दीप जरा एक बार बता तो दीजिए। बिल्कुल सर, मुनाफा आया है आपका 3087 करोड़ का, हमारा अनुमान 3087 करोड़ के सामने आप मुनाफा आते हुए देख रहे हैं 2564 करोड़ का। ये अनुमान से काफ़ी खराब है, काफ़ी ज़्यादा खराब है। 2950 करोड़ का हमारा अनुमान था। तो फर्स्ट कट अगर आप देखें, मुनाफा तो अनुमान से खराब आया। 20,860 करोड़ की इनकी आय
थी पिछली बार, उसके सामने अब इनकी आय घटकर आई है। वो भी मैं आंकड़ा आपके सामने लगाता हूं। हमारा अनुमान आय बढ़कर आने का था, 21,417 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके सामने आय 18,252 करोड़ की आई, यानी काफी खराब नतीजे हैं ये। कल एक्सपेक्ट सम शार्प रिएक्शन, क्योंकि रेवेन्यू कम आया है। मुनाफे में तो आप थोड़ा देख सकते हैं अगर कुछ एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं, बट रेवेन्यू, रुपी रेवेन्यू जो है 18,252 करोड़ का, वो 21,417 करोड़ के अनुमान के मुकाबले देखें तो बहुत कम आते हुए दिख रहा है। 2200 करोड़ रुपया से अनुमान मिस होते हुए आपको दिख रहा है, तो ये तो खराब आंकड़ा है। और कंपैरेबल है आपका 20,860 करोड़, तो हमने एक्सपेक्ट किया था 2.5% की बढ़ोतरी का, यहाँ पर तो कटौती के साथ आया है। मुनाफा भी अनुमान से आपके लिए कम आते हुए दिख रहा है। तो फर्स्ट कट अच्छे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। कुछ कंपनियों के रिजल्ट है ना, वो लास्ट वाले दिन के लिए रिजर्व करवा देंगे कि आप पहले नहीं देंगे। करेक्ट। ऐसे कुछ कंपनियां हैं पूरे सेक्टर से अलग ही, पता नहीं कहाँ से रिजल्ट निकाल के देखो सर, रिजल्ट देखो, कल फिर आईटी को भी लपेट आज से सारे भाग गए, 4-5% सारे ऊपर थे। इसलिए मैं आईटी पे जो राय दे रहा था 2 दिन से, मैंने इसलिए होल्ड कर लिया, क्योंकि क्या हुआ, मंडे तो दे नहीं पाया, ये सब हम ऑपरेशन डी में डाका में सर, ये बाउंस बैक्स ही हैं और कुछ नहीं है ज्यादा। बाउंस बैक में कितने, अरे अभी तक दी थोड़ी मैंने, आप ऐसे मुझे समझाओ मत, अभी टाइम है। बोल सकते हैं नहीं, टाइम है। और 3-3.5% आपका मंडे ही भाग गया फिर 2 दिन से, तो बताऊंगा, मेरे ध्यान में है। मैंने जो कमिट किया मुझे मालूम है, कई बार लोग मुझे रिमाइंड करने की कोशिश है, बिल्कुल मुझे अच्छे से मालूम है। आपके ध्यान में होना सर, हजारों लोगों के ध्यान में। हाँ, तो मुझे पता है, हमारे को भी टैग करते हैं, मेरे को कमिटमेंट की हुई है। लेकिन मैं खैर मंडे ट्यूसडे तो इसलिए नहीं दे पाया, हम इसमें बहुत ज़्यादा बिजी थे एक्चुअली, बहुत ज़्यादा काम था, उस पर रिसर्च करना था। और अब चूंकि थोड़ा भाग चुका है, एक बार प्रॉपर तरीके पे आ जाए, एक बार अब मैंने सोचा कि रिजल्ट देख ही लें, उसके बाद हम आपको राय दें कि एग्जैक्टली रिजल्ट आ जाने के बाद किस स्टॉक की क्या पोजीशनिंग है और किन लेवल्स पर आपको अगर एंट्री करनी है तो करनी है, और नहीं करनी तो नहीं करनी। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे और सर, एचसीएल टेक का कल क्या होगा ओपनिंग? एचसीएल टेक का रिजल्ट कहाँ है, विप्रो क्या है ना, रिजल्ट से क्या लेना देना? अच्छा बंद हो रहा था विप्रो, क्या इसने बाय कॉल दिया क्या आज? देखो, इस मामले में तो मैं भी आपके साथ हूं, अगर कोई बाय कॉल देता तो मैं यही कहता हूं कि एचसीएल टेक का बाय कॉल बड़ा डेंजरस होता है। एनीवे, चलिए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी जो हैं उनको भी धन्यवाद, जो नहीं है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।